हेडोनिज्म का सिद्धांत देखा जाए तो पहले आया कहाँ से, है ना, इसको देखते हैं, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द थियरी ऑफ हेडोनिज्म, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ हेडोनिज्म, प्रोपाउंडर ऑफ द हेडोनिज्म थे। जब भी हेडोनिज्म आएगा तुरंत ही वो नाम लिख करके उनके सिद्धांत को लिख देंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द हेडोनिज्म। हेडोनिज्म से मैक्सिमम हेडोनिज्म से मैक्सिमाइज योर ओन प्लेजर एंड हैप्पीनेस, फोकस ऑन maximizing your own pleasure and happiness। हिंदी में कहेंगे इसको कि सुखवाद का सिद्धांत स्वयं के सुख, वैभव तथा विलासिता, प्लेजर मतलब विलासिता में अहुवृद्धि करना। ठीक है, यहाँ पर प्लेजर, व्हाट इज द प्लेजर एंड व्हाट इज द हैप्पीनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, कैन एनीवन टेल? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस? कुछ है कि नहीं? विलासिता एवं प्रसन्नता, इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब है कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एक मिनट किसी का नेटवर्क चला गया है आपका, जो भी बोल रहे हैं। प्राची जी, नेटवर्क चला गया है आपका। हेलो, हाँ अभी आपका बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, बात कीजिएगा। हाँ रितुल जी बताइए। पहले इसको बहुत ही वन लाइनर ही बताना चाहेंगे। इसमें विलासिता का मतलब ये होता है जैसे हमारा काम अगर 2 जोड़ी कपड़ों में चल सकता है तो, और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब जिस तरीके से हमारी दैनिक क्रिया चल रही है वैसे हम चला रहे हैं, हम कुछ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमारे उस पहनावे से किसी प्रकार की कोई भी हमारी गतिविधि नहीं चेंज हो रही। विलासिता का मतलब यह है, अब हमें चाहिए तो रोज एक जोड़ी है और हमने पूरा अपना अलमारी भर रखा है कपड़ों से कि हम रोज लाते जा रहे हैं और एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनने का नंबर ही नहीं लगता है, ये विलासिता है। और वैभव क्या है? वैभव और विलासिता दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपके पास वैभव है तभी आपके पास विलासिता है। जरूरी नहीं है जो आदमी विलासी है वो प्रसन्न भी हो, क्योंकि प्रसन्नता का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो संतुष्टि का स्तर है वो विलासी व्यक्ति से ज्यादा है, और विलासी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसके अंदर एक तरीके से एक लालसा होती है कि हम ये चीज प्राप्त कर लेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है प्रसन्नता होगी इस चीज की। तब वो एक चीज प्राप्त करता है, ठीक ही अगले ही पल दूसरे पे चला जाता है। विलासिता का मतलब होता है प्लेजर। देखो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे कि हमें, सर मैं भी ट्राई करूं? हाँ ठीक है, ट्राई करो। हाँ सर, विलासिता का मतलब ये होगा कि जैसे मेरे पास अभी एक, मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं उस गाड़ी को जब परचेस करूंगी, जिस समय खरीदूंगी उस समय मैं बहुत खुश होंगी, तो दैट विल बी प्रसन्नता कि मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन विलासिता क्या, कि मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही, बहुत आराम से चल रही, मतलब अति आवश्यकता, मतलब जो जरूरत की चीज नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने ले ली अपनी संतुष्टि के लिए, एक और कार ले ली, तो वो विलासिता हो जाएगा। बिल्कुल। हम देखो 4 व्हीलर जरूरत थी, अल्टो से भी काम चल जाती, लेकिन BMW खरीद लिया, है ना। एक घर की आवश्यकता होती है, धूप छांव से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए बंगलो ले लिया, है ना। खुद को कोई काम ना करना पड़े, नौकर रखे हुए हैं, कोई काम ना करना पड़े, है ना। खाना खिलाने के लिए भी मशीन लगा लिया है, क्या है एकदम खिलाए, उनको उठना ना, पानी भी स्विच बटन से मंगवा रहे हैं। तो मतलब कि हैप्पीनेस से ज्यादा, जैसे कि हमें भोजन की नितांत आवश्यकता थी, हमें भूख लगी थी, हम एकदम भूख से परेशान थे, तब तक हमें खाना मिल गया और हम उस खाने को देख कर क्या हुए, आनंदित, है ना। हमारे अंदर एक जॉय, जैसे खाए प्रसन्न हो गए, हैप्पीनेस, है ना।
तो जॉय किसी चीज को पाने से पहले होता है और हैप्पीनेस पा लेने के बाद होता है ना। तो लेकिन विलासिता उससे कई स्टेप ऊपर है। विलासिता ये है कि तुमको रोटी सब्जी से तुम्हारा पेट भर जाता है, लेकिन तुमने आज क्या मंगवाया, है ना, पनीर, है ना, रसमलाई, है ना, और क्या कहते हैं कुछ लोग के लिए बिरयानी, है ना, बिरयानी। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा इनका स्टाइल और ज्यादा हाई हो गया और रोज रोज खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाना। ये है विलासिता। और क्यों ना करें, हर कोई, कौन है यहाँ जो विलासिता नहीं चाहता, कौन व्यक्ति है जो यहाँ प्रसन्नता नहीं चाहता। प्रसन्नता के कई लेवल ऊपर होती है विलासिता। और जीवन का हेडोनिज्म कहता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एवरी पर्सन सीकिंग फॉर द प्लेजर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पर्सन सीकिंग फॉर द प्लेजर। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति विलासिता की ही अपेक्षा करता है। एक सत्य है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इन्होंने एकदम दम के चोट पे कह दिया है ना, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्ट क्या करता है हर कोई। एक मिनट, अभी पहले पॉइंट नोट करवा दें फिर बात करेंगे, ठीक है। एवरीवन सीकिंग फॉर प्लेजर, मैक्सिमम प्लेजर। सबका लक्ष्य क्या है, द पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग, ठीक है, जो व्यक्ति कठोर परिश्रम भी कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरी फिलॉसफी को भी अपना रहा है, चाहे वो वर्च्यू इथिक्स हो, है ना, चाहे वो प्लूटोवाद हो, है ना, कहने का मतलब चाहे एरिस्टोवाद हो, एरिस्टोटल वाला वाद हो, है ना, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी कोई अपना रहा हो, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है, हेडोनिज्म पे, है कि नहीं। आप लोग आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्या इसलिए कर रहे हो क्या कि 24 घंटे हम रात दिन जागेंगे और काम करेंगे। अगर अंदर से देखा जाए, बहुत कुछ बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देता, लेकिन अंदर जो वास्तविकता है ना, वो क्या है, हर व्यक्ति चाहता है मैक्सिमम प्लेजर, और यही सत्य है, ठीक है। कि आईएएस बनेंगे, चिड़िया बैठाएंगे, 400 करोड़ का काम आएगा, ठीक है, सड़क का 4000 करोड़ का आया है काम, दस्तखत नहीं करेंगे तो जो है मंत्री जी को पास नहीं होगा, मंत्री जी तुम्हारे पास पेटी पहुंचा देंगे, 400 करोड़ तुम्हारा हो गया, है ना। बहुत सारे लोग इसके लिए आईएएस बनने की कोशिश कर, ये सब बातें होती हैं कि हम देश की सेवा कर देंगे सर, है ना। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि why are you decided to be a part of civil service administrative team of India, what is your goal। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर हम इस देश को बदलना चाहते हैं, है ना। लेकिन अंदर में जाकर के उनके हृदय से पूछो तो हेडोनिज्म होगा, ऐसा ये कहते हैं। हर कोई व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है, वो क्यों तपस्या कर रहा है, कि तपस्या का फल जब मिलेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम प्लेजर एंड द हैप्पीनेस, यानी अंततो गत्वा जो रिजल्ट होता है, जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, वो होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड द प्लेजर। और यही कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज द हार्ट ऑफ हेडोनिज्म थियरी। ये जो दोनों बातें, ठीक है। स्ट्राइव, ह्यूमन स्ट्राइव फॉर प्लेजर इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है। मानव सभी प्रकार के वैभव के लिए प्रयत्नशील रहता है, सभी प्रकार के वैभव प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता, कोई एक प्रकार का वैभव नहीं, हर तरह का वैभव प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं वो प्रयत्नशील रहता है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, हर जो नहीं कर पा रहा है वो भी यही चाह रहा होता है। जैसे ही वो अपने दुख से ऊपर आता है,
वैसे ही वो विलासिता की तरफ सोचने लगता है। पहले तो वो विलासिता की तरफ नहीं सोचता है, पहले वो प्रसन्नता की तरफ सोचता है। जो गरीब है, जो असहाय है, जो कमजोर है, पहले वो प्रसन्नता, हैप्पीनेस के बारे में सोचता है। जैसे ही हैप्पीनेस पा लेता है फिर वो विलासिता के बारे में सोचता है, और जैसे ही विलासिता पा लेता है फिर और विलासिता के बारे में सोचता है। यानी उसकी जो इच्छाएं हैं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। समाप्त नहीं होती है, अनंत हाँ। होती है। जो करोड़पति है वो अरबपति बनने की सोचता है, जो अरबपति होता है वो खरबपति बनने की सोचता है, जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर हो जाता है वो फिर सोचता है मैं मंगल ग्रह पे जाकर के राज करूंगा। अभी देखो स्पेस एक्स, कौन है फाउंडर? एलॉन मस्क। एलन मस्क। एलन मस्क। मेरा फेवरेट बंदा है, तो समझ लो, है ना, बहुत टैलेंटेड आदमी है वो, है ना। सर हाँ कहाँ है सर? सर सेकंड वाला पॉइंट एक बार क्या लिखा है बता दीजिए बस। हाँ, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अपने विलासिता एवं वैभव को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। अब बात आती प्लेजर, कोई एक फॉर्म का प्लेजर नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ प्लेजर्स, ठीक है। जैसे गाड़ी हो तो एकदम चमचमाती, अभी अज्जू की बात करें, है ना, अज्जू, है ना, क्या सोचते हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? अगर पूछा जाए कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, तुम लास्ट में जो बुढ़ाउती में अपने आप को देखना चाहते हो, मान लो 40 साल की उम्र में तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? कुछ नहीं सर, जैसा देखा जाए तो आफ्टर द रिटायरमेंट एक अच्छा खुद का मडाइलेट जैसा द्वीप हो, खुद की लग्जरियस चार्टर प्लेन हो, याट हो अपनी खुद की एक अच्छी खासी, बहुत और बीच के सामने आराम से समुद्र के सामने बैठ करके बीच पे मस्त तरीके से हाथ में, गलत हो जाएगा यहाँ बोलना, यहाँ बोलना नहीं गलत बोलो, हो यहाँ सब, यहाँ पर सब समझदार है, यहाँ कोई बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ सर, आइए बताओ। हाथ में वो हो बस, इसके अलावा फिर मिहिर का देखे थे जब टॉप किया था तो फोटो कैसी छापी थी वहां, ग्रुप पे लगी थी, है ना। नहीं सर, वो तो आजकल के टाइम पे बहुत बार कर लिया सर, क्योंकि प्राइवेट जॉब करते थे। हाँ ठीक है, अब कहानी नहीं अपनी पुरानी, हम अब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम यही चाहोगे कि तुम्हारे पास बोट हो और एक मड आइलैंड तुम्हारा हो, तुम्हारा खुद का आइलैंड हो, है ना, और क्या कहते हैं लग्जरियस लाइफ, है ना, 10-15 तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुए, है ना। तो नहीं, ठीक है, अभी वो सब काम हो चुके हैं। अच्छा, तो संन्यास हो गया तुम्हारा। अब बाबा से भी हम पूछ लें, कहाँ गए बाबा, है ना, बाबा से पूछें कि हमारा एक बड़ा सा आश्रम हो, उनकी तरह, क्या कहते हैं, रामनाथपुरम की तरह बसा दे, है ना, श्रीलंका में कच्छतीव आइलैंड की तरह, बहुत सारे चेले चेलियां हो, है ना, पूरा एकदम राम रहीम की तरह मेरा दरबार चले। तो मतलब सबका अपना कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अंततोगत्वा उनका क्या है, उनका मैक्सिमम प्लेजर, है ना। और ऐसा नहीं कि लड़कियों का नहीं है, लड़कियों का भी है। लड़कियां भी चाहती हैं कि सारा कुछ उनके कंट्रोल में रहे, है ना, ठीक है। उनका हस्बैंड जो है ऐसे बोल दे तो जहां बोले एकदम चुपचाप बैठा रहे, है ना, जब कहे तो जो अपने मन से चाहे जो चाहे खरीद लें। अभी अचानक मन कहा कि कोई डायमंड का हमें ज्वेलरी खरीदनी, तुरंत गए खरीद लाए, है ना, इतना पैसा हमारे पास है। जब भी मायके जाने का मन किया सर तो सास मना ना करे, गुच्ची के नीचे हम कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, है ना। 60-70 हजार रुपए जिसकी शुरुआत होती है, मतलब 60-70 हजार रुपए से गमछा आता है उसका, मतलब टॉवेल जो गले में से एंकर और क्या, गुच्ची छोटी ब्रांड है सर, उसे गमछा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऐसे बाल लेते हैं जो कुछ लोग, स्टॉल बोलते हैं शायद, क्या पता नहीं। हाँ स्कार्फ बोलते हैं। हाँ वही जो अभी हाँ, तो पूरी बेइज्जती कर दी हो एकदम। तो लड़कों का तो गमछा ही होता है। हाँ लड़कों का गमछा होता है, हम क्या जल अंगोछा। तो अब उसको लड़कियां बांध लेती हैं। अभी एक सिंगर थी, उसने गुच्ची से खरीदा 3.5 लाख रुपए का एक छोड़ के वो बांधने का, तो कामिला उसमें भाई, लेकिन वो है ना, वहां गुच्ची का टैग लगा हुआ है ना, बस। हाँ, तो बस वही स्टेटस सिंबल है। तो ये लोग चाहते हैं ऐसा, है ना, पश्मीना का बना होगा सर। और ऐसा नहीं है कि जो है, क्या कहते हैं, वहां मड आइलैंड पर क्या कहते हैं, केवल अजय मेहरा और मिहिर भट्ट चाहते हैं, लड़कियां भी हुई हैं, महारानी क्लियोपेट्रा, है ना, ऐसा नहीं है। तो
हर कोई का इंटरनली क्या है कि एक लेवल जब अचीव कर ले तो काम धाम नहीं करना चाहता है, फिर वो आराम करना चाहता है, फिर सुख चाहता है। काम करना गरीबों का काम है हेडोनिज्म के हिसाब से, ठीक है। इनका कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो भी बहुत काम करते हैं तो बहुत गरीब आदमी, क्योंकि उनके पास प्रसन्नता के लिए समय नहीं है। हेडोनिज्म उनको नहीं कहता, प्लेजर और हैप्पीनेस के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। उनसे बेहतर यह है कि जो कम कमाता है लेकिन खूब मजे से रहता है, खूब इंजॉय करता है। यहाँ पर काम पर फोकस नहीं किया जाता है, ये कर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान सिद्धांत नहीं है, ये सुख प्रधान सिद्धांत है। अब यहाँ पर डाउट पैदा होता है। और अच्छा, एक तो हो गया ऑल टाइप्स ऑफ प्लेजर, हर तरह का सुख चाहिए, कोई एक तरह का नहीं। अगली लाइन है दे सीक फॉर द सस्टेनेबल प्लेजर। ये नहीं कि आज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। क्या चाहता है वो? हेडोनिज्म की सिद्धांत की अगली कड़ी क्या है? सस्टेनेबल प्लेजर। हाँ, ये नहीं कि आज सुख हुआ फिर उसके बाद कल दुख हुआ, है, दुख नहीं चाहता, सस्टेनेबल प्लेजर चाहता, ठीक है। और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, एनी हाउ दे अचीव देयर गोल। और इसमें उसको ऑथेंटिक कहा गया है कि तुम सुख चाहते हो, किसी प्रकार से भी सुख प्राप्त करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस तुम सुखी रहो। So pleasure or prasanta, actually, happiness, sustainable happiness. देखो, हैप्पीनेस के ऊपर लेवल की बात की जा रही है, ठीक, ठीक है। हैप्पीनेस एक सुख का, ये दुख का अंत ही हम जो है समझने लगते हैं कि सुख है। जैसे हम बीमार हैं और ठीक हो जाएं तो हम समझते हैं सुख है, जबकि वो सुख नहीं है, वो आपकी बीमारी से निजात है। आप भूखे हैं, आप खाना मिल गया तो वो सुख नहीं है, वो आपकी भूख से केवल निजात है। जो कमी थी वो खत्म हो गई, जो कमी थी वो खत्म हो जाना प्रसन्नता है ना। और उस कमी के न होने पर भी अधिक से अधिक अर्जन, अपने सुख में वृद्धि, वही विलासिता है। आवश्यकता से अधिक ही विलासिता है। और वो एक सस्टेनेबल प्लेजर चाहता है कि हमारी विलासिता में कभी कमी ना आए, और ये आज केवल ये ना हो कि 4 दिन ही हमारी विलासिता चली और उसके बाद फिर ठन ठन गोपाल हो गए और हमको क्या करना है, हमारा जिंदगी ऐसे हमेशा कटती है। हर कोई यही चाहता है अगर मन में देखा जाए। दूसरी बात, वो क्या चाहता है इसमें, ठीक है, अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ हियर। सभी प्रकार के दुखों से पूर्ण स्वतंत्रता, सभी प्रकार के दुखों से सभी प्रकार के भय से, सभी प्रकार के भय से। Right. व्यक्ति भय भी नहीं चाहता। भय आदमी को विलासिता होने पर भी दुख पहुंचाता है। जैसे इंद्र के पास स्वर्ग है, उनके पास पूर्ण विलासिता है, लेकिन इंद्र से डरा हुआ जो है व्यक्ति तुम्हें शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। इंद्र हमेशा डरा रहता है, तख्ता पलटने से हमेशा डरते हैं। हाँ? वो कभी कहीं जो है कोई तपस्या करने लगे, इनकी हालत खराब हो जाती थी, कहीं ये हमारा स्वर्ग लेने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा है ना। और उसके पास फिर भेज देते हैं रंभा, उर्वशी, मेनका, जैसे विश्वामित्र के पास भेजा था, पुरुरवा ऋषि के पास भेजा था। तो वो क्या है, वो डरे रहते हैं कहीं कोई राक्षस मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। सर आज भी भेजते हैं क्या? हाँ, आज भी भेजते हैं क्या? तुम तपस्या करो, कर लेंगे, है ना, देखा जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, है ना। भेजने के कारण ये भी तो हो सकता है कि और बढ़िया करके करो। देखो कितनी जो है वैभवता है वहां पर। नहीं, वो स्वर्ग दिमाग में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजते हैं,
है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, उस हर व्यक्ति विलासिता में चल रहा है, उसको सभी प्रकार की विलासिता मिल गई हो, उसकी विलासिता सस्टेनेबल भी हो, तो अभी कमी बची क्या रह गई, फियर। उस किसी न किसी चीज का डर, किसी चीज के खोने का डर, है ना, किसी के आक्रमण का डर, कुछ खत्म हो जाने का डर, कुछ हो जाने का डर, जेल जाने का डर, नेताओं का डर, अधिकारियों का डर, घरवाली का डर, घरवाले का डर, पापा का डर, मम्मी का डर, सभी प्रकार के भय से निजात चाहता है व्यक्ति। ठीक है, अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ फियर, ये भी व्यक्ति चाहता है। जब सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तब भी ये चीज की उसको आवश्यकता होती है। और अगली बात, फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीली पेन। ठीक है, क्या है अगली बात, फ्रीडम फ्रॉम सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट से स्वतंत्रता। ठीक है, या रिलीवेंस भी लिख सकते हो फ्रीडम की जगह, नहीं रिलीवेंस नहीं, ये ठीक है क्योंकि वो तो बीमार होने के बाद होता है। व्यक्ति शारीरिक कष्ट भी नहीं चाहता है। अब क्या है कि उसके पास सारा सुख है, सारा धन वैभव है, उसे डर भी किसी चीज का नहीं है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता है ना। उसको मीठा खाना बहुत पसंद है, उसने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया कि हम बाद में खूब जलेबी खाएंगे, खूब रसगुल्ला खाएंगे, और उसको डॉक्टर ने कहा भाई तुमको डायबिटीज हो गई, है ना। अब क्या, अब इतना करोड़पति आदमी दूसरे को रसगुल्ला खाते देख रहा है, उसके जीभ में भर भर के पानी आ रहा मुंह में, अब क्या करे, है ना। ये भी दुख है ना। तो कष्ट, शारीरिक कष्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इसमें शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। शारीरिक सुख सभी सुखों से सबसे बड़ा सुख होता है। अगर अभी आपसे कोई कह दे कि आपका हम दोनों हाथ काट लेना चाहते हैं, आपको हम IAS बना देंगे, करोगे? हाथ के बदले बत्ती है? नहीं सर, अपने हाथ नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अज्जू, जो तुम सर हिला रहे हो ना, तुम अपनी मूछ तक ना कटाओगे, है ना। यहाँ बोलने में क्या जाता है? नहीं, यहाँ बोलने में है, अंदर की बात बताओ, है ना। अंदर की जो बात है झूठ नहीं बोलना होता है यहाँ पर। नेवर एवर। ठीक है, और इन सब चीजों के लिए वो अब क्या करता है आगे, ठीक है, नॉलेज, फ्रेंडशिप, मनी, है ना, क्या क्या करता है इन चीजों के लिए, गेन, क्या गेन करता है। सो he or she always try to gain knowledge, फ्रेंडशिप मतलब कि लोगों का जन संज्ञा जिसे कहा जाता है, ज्ञान, जन संग्रह, धन संग्रह यानी मनी, है ना, ये उसको चाहिए होती है, ETC लिखो। लेकिन ये तीन चीजें प्रमुख हैं, इन तीन चीजों के बदौलत, है ना, वो इन सब चीजों को प्राप्त कर सकता है। इन तीनों में से कोई एक चीज भी हो ज्यादा तगड़ी, स्ट्रांग, तब भी उसको बाकी सब मिल जाएगा। यानी कि आपके पास पैसा हो तो आपके पास फ्रेंड की कमी होएगी क्या? आपके नहीं होगी पास सर। आगे पीछे जो है क्या कहते हैं, घूमते रहेंगे लोग, दादा भाई भैया जी हैं, भाऊजी, नहीं लड़कियां कहेंगे, नहीं लड़कियां कहेंगे हम लोग बहुत इग्नोर करते, भाऊजी है, ठीक, वो भी अन्ना, अन्ना, ठीक है। और जिसके पास पैसा है उसको ज्ञान देने वाले मिल जाए कि नहीं, वो हायर कर लेगा, है ना, सैलरी पर रख लेगा। बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर को सैलरी पर रख लेगा, बहुत सारे साइंटिस्ट को सैलरी पर रख लेगा, बहुत सारे
कूटनीतिक राजनीतिज्ञों को जैसे अकबर रख लेगा। जिसके पास क्या कहते हैं पैसा है वो इनको भी हायर कर सकता है। अगली बात, जिसके पास नॉलेज है वो अपने नॉलेज से वशीभूत करके फ्रेंड सर्किल बना सकता है और पैसे वाले उससे कैसे पैसा कमाएं, पैसे वालों को वो अपने नॉलेज से खड़ा करेगा और उसके बदले में उसे पैसा प्राप्त होगा। अगली बात है फ्रेंडशिप, जिसको कहा गया है जन संग्रह। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए जहां कहो खड़े होने के लिए तैयार हो। किसी के पास ना नॉलेज हो ना पैसा हो, अगर उसके पास ज्यादा मात्रा में फ्रेंडशिप है, बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंडशिप का मतलब यहां से है ऐसे हितैषी लोग जो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं मर मिटने का तैयार हो, है ना। ये बहुत बड़ा धन है, ये भी, इससे भी मैक्सिमम प्लेजर मिलता है। और ऐसे लोग मनी वाले पर भी राज करते हैं और नॉलेज वाले पर भी राज करते हैं, जैसे कि नेताजी, एक अंगूठा छाप नेता, एक करीब घर में पैदा हुआ नेता, लेकिन उसके पास ऐसी क्षमता थी, बोलने की क्षमता थी, उसके पास एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता थी, या नहीं थी, सहयोग करता था, बढ़िया बोलता ही था, लेकिन लोग उसके फॉलोवर थे। और जिसके फॉलोवर्स हो जाते हैं वो आगे जाकर के क्या हो जाता है, अमीर भी बनेगा और नॉलेज वाले बड़े बड़े लोग को अपने इशारों पर घुमाएगा। जनसंग्रह भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ द पब्लिक पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन कंपैरिजन टू मनी एंड नॉलेज। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके पास लोग हो। नेता लोग देखो अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन IAS PCS तक पढ़ के जाते हैं, उनको घुमाते रहते है कि नहीं। और पैसा, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, पैसे वालों को बिजनेसमैन घुमाते हैं, बिजनेसमैन उनको फंडिंग करते हैं जी, बिजनेसमैन उनको पैसा देते हैं कि आप चुनाव लड़ जाओ, है ना। नेताजी हमको ठेका दिलवा देना, क्योंकि जनता ही उनको बनाती है नेता। इसी तरह से आप देखो एक गरीब से गरीब लोग इंस्टाग्राम पर केवल फेमस होकर के, अभी हमने देखा कितने गरीब से गरीब सिंगर जिनको कुछ नहीं, है ना, बस उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो गए। एक डांसर था, वो अपने घर में एकदम छोटे से कमरे में, दीपक सिंगर नाम का, है ना, उसका जर्नी शुरू हुआ था, अभी उसको डांस इंडिया डांस वालों ने बुला लिया। क्यों? क्योंकि उसके फॉलोवर इतने हो गए, है ना। तो वो फॉलोवर्स जिसके होंगे वो भी प्लेजर को प्राप्त करेगा, मैक्सिमम सुख को प्राप्त करेगा। उसको भी कोई दिक्कत होगी तो उसके बहुत सारे हाथ होंगे उसको सपोर्ट करने। मनोज जी कहना चाह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अंतः मन की संतुष्टि ही प्रसन्नता है ना। अंतः मन की संतुष्टि परम प्रसन्नता है। ऐसी प्रसन्नता जो कभी खत्म ना हो। इस थ्योरी के हिसाब से तो नहीं हुआ ना, लेकिन सर चारवाक के हिसाब से तो नहीं है। नहीं, चारवाक के हिसाब से तो नहीं है, वो दूसरी बात हो गई, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, ध्यान हो गया वो, शारीरिक नहीं अरे इसमें लिमिट कर दिया ना ब्रेन ने, या बस अब काफी जो जितना है काफी है। अगली बात तो ये थी सर, ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाली बात सर, यही जो आपने अभी रिलेशन बताया कि नॉलेज होगी तो फ्रेंडशिप मनी आ जाएगा, मनी होगी तो फ्रेंडशिप नॉलेज आएगा, फ्रेंडशिप होगी तो नॉलेज और मनी आ जाएगा। ये मतलब हेडोनिज्म को किस तरह से, मतलब रिलेट इसको कैसे कर रहा है उससे? हेडोनिज्म को इस तरह रिलेट कर रहा है कि हेडोनिज्म का अल्टीमेट गोल क्या है? तीनों प्राप्त करना। सर अच्छा, तीनों प्राप्त करना, और उसमें से कोई एक चीज भी हो तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास नॉलेज हो, चाहे आपके पास फ्रेंडशिप हो, कुछ भी ऐसा है तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी। आप सब कुछ अचीव करके प्रसन्न हो जाओगे लाइफ में, है ना। और ये ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, प्रसन्नता किसी भी हाल में चाहिए होती है। अब यहाँ पर चारवाक का सिद्धांत है जो इसके प्रतिपादक है।
लोकायत मत कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में भी यही लिखेंगे, फिलॉसफी ऑफ चारवाक, चारवाक का दर्शन। चारवाक का दर्शन लोकायत मत कहलाता है। नोन ऐसा पानी लोकायत रख के बैठ गए। मत। म्यूट रखिए। कौन है गाना गा रहा है? गाना गा रहे हैं। पानी मांगने का तरीका प्यासे देखो। को पानी पिलाया नहीं। पानी मांगने का तरीका अच्छा प्राची है। जी थे हाँ, सही बात। वही, वैसे मिल नहीं रहा होगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड को हड़का रही है अपनी। हाँ, वो कह रहे हैं लाके हमको पानी दे दो। दिस इज द प्लेजर, है ना, दिस इज द हैप्पीनेस। ठीक है, हैंड्स प्रूफ, है ना। ठीक है, तो लोकायत मत का सिद्धांत कहलाता है कि चारवाक का दर्शन। अब बात करते हैं पहले कि चारवाक महोदय कौन थे और इनकी थियरी को कौन कौन है जो क्या कहते हैं फॉलो करती हैं चारवाक के दर्शन को। ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। चारवाक कौन थे और कौन कौन है जो इनकी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकायत मत was the ancient and also mentioned in the ancient mythologies, जो प्राचीन महागाथाएं हैं उसमें भी इसका वर्णन है। और चारवाक रियल पर्सन थे और महात्मा बुद्ध के दर्शन के, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के दर्शन के और हिंदू धर्म के दर्शन के तीनों के सब विपरीत था ये सिद्धांत। ठीक, इनका सिद्धांत। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये कौन थी। ये बृहस्पति के देव गुरु, ठीक है, बृहस्पति के शिष्य थे। प्रिंसिपल ऑफ देवगुरु बृहस्पति। ठीक, और इनके जो है सर लाइन रिपीट कीजिए ना, ये बृहस्पति क्या बोले आप, मैं नहीं समझ पाई इस चीज को। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक। जी, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। और देवता क्या रहते हैं, हमेशा धन वैभव और क्या कहते हैं उसी में लिप्त रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैक्सिमम प्लेजर में ही पड़े रहते हैं, विलासिता, विलासिता पर्वत जीवन में हमेशा पड़े रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे हैं जो कि चारवाक दर्शन को आगे फैलाते हैं। चारवाक दर्शन को आगे फैलाने का श्रेय किसे जाता है, महात्मा बुद्ध के समय वो इन लोगों की आलोचना करते थे। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध अपना दर्शन फैला रहे थे और महावीर स्वामी भी उन्हीं के समकालीन थे, वो अपना जैनिज्म का दर्शन फैला रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति था जो इन दोनों का घोर विरोधी था और लोगों को, देवदत्त नहीं, अजित केस काम्बली, ये चेले थे चारवाक के और इन्हें कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ लोकायत मत। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ लोकायत मत, मतलब कि चारवाकवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है, अजित केस काम्बली को। चारवाक ने तो दर्शन दिया लेकिन उसको फैलाया किसने पूरे देश में, जगह जगह पर मठों की स्थापना करके और चेले बनाए और इनके चेलों की संख्या महात्मा बुद्ध के चेलों से भी ज्यादा थी। बस बात यह है कि इतने फेमस नहीं हुए क्योंकि इनकी सबने आलोचना करी। कोई भी ऐसा दर्शन नहीं था जिसने इनकी आलोचना न करी हो, चारवाक की और अजित केस काम्बली। जो आप पढ़ रहे हो वही मैं पढ़ाने, जो इन्होंने बताया वही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या बुरा कहा था बंदे ने भाई, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चारवाक का अग्रदूत कहा जाता है। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, चारवाक का अग्रदूत।
एम्बेसडर ऑफ चारवाक या लोकायत मत, जो भी कहे, चारवाक का अग्रदूत या चारवाकवाद का अग्रदूत कहा जाए, है ना। ये समकालिक थे किसके? कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर स्वामी, एंड he criticized all three famous ideologies, all six concepts of philosophy, six schools of philosophy and Buddhism, Jainism। इन्होंने हिंदू धर्म को भी, है ना, बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को, तीनों को क्रिटिसाइज किया। कहा कि ये सब फर्जी बाड़ा है, आप लोगों को जिंदगी केवल ये जो है तपस्या करवा करवा के मार डालने में लगे हुए हैं, बस और कुछ नहीं करते लोग, है ना। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि ये धर्म के बंधनों में बांध देते हैं, यानी कि इनका सिद्धांत जो चारवाक का कहलाता है ना। अजित के काम्बली का जो दर्शन था, है ना, उसे कहते हैं उच्छेदवाद। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? उच्छेदवाद, जो कि चारवाकवाद का ही एक संशोधित स्वरूप है, मॉडिफाइड। उच्छेदवाद इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लोकायत मत, ठीक है, गिवन बाय द अजीत केस काम्बली। दोनों में लगभग लगभग वही बातें हैं, है ना। इसमें उच्छेदवाद में कह रखे हैं, क्या क्या कह रखे हैं, दोनों में वो एक ही बात थी। और इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? नास्तिकवाद, नास्तिकतावाद, उच्छेदवाद को, दोनों ही नास्तिकतावाद है, ये तो उसी से पैदा हुआ है जी। नास्तिकतावाद, ठीक है, का सिद्धांत ये कहलाता है। नास्तिकतावाद का मतलब क्या होता है? जो कि कभी किसी भी डाइटी को ना मानता हो, ठीक है, किसी भी धर्म को ना मानता हो, एथिस्ट हाँ, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोच सकता है? वेदवाहन भी कहा जाता है कि वेदों को नहीं मानते, ये वेद को नहीं मानते, ठीक है, they does not believe in Vedas philosophies। तो दूसरी फिलॉसफी है, जो 6 स्कूल्स थे फिलॉसफी के, कौन कौन से थे? फेमस स्कूल, वैशेषिक दर्शनम कणाद के द्वारा, सांख्य दर्शनम कपिल के द्वारा, है ना, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन, है ना। गौतम के घोर विरोधी थे ये, ठीक है। गौतम के न्याय दर्शन, योग दर्शन पातंजलि, है ना, पूर्व मीमांसा दर्शनम जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शनम वेदव्यास। तीन छह स्कूल में कहते थे कि ये प्रपंच है और कुछ नहीं, ठीक। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के भी ये विरोधी थे, कहते थे इनका कहना क्या था, ठीक है। कर्मकांड के विरोधी थे, सुपरस्टिशंस, ठीक है, के विरोधी थे, राइट्स एंड रिचुअल्स के विरोधी थे। राइट्स एंड रिचुअल मतलब कर्मकांड, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, ठीक है, ये सब के विरोधी थे। हालांकि उच्छेदवाद में तो और बढ़ा के कह दिया गया। अच्छा हाँ, इन्होंने भी कहा पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, इसको जरूर लिखना, ठीक है। पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का एक फितूर है, और मनुष्य अपने आप को बंधनों में बांधने के लिए ये सब किया है। और उनका ये जितने भी चल रहे हैं ना, ये सब तुम लोगों को बंधनों में बांधने के लिए कर रहे हैं। पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य,
इन जैसी कोई चीज नहीं होती। ना साल्वेशन है, ठीक है, ना ही हेवन है, ना हेल है, ना सिन है, कुछ नहीं है भाई। ये सब केवल मन का एक फितूर मात्र है और कुछ नहीं है। और ये भोले भाले युवकों को, जो कि वो सुख लेना चाहते थे, पूरी उनको भरी जवानी को चौपट करने के लिए सारी सिद्धांत आए। जब किसी व्यक्ति को एंजॉय करना था, जब किसी व्यक्ति को शादी करनी थी, जब किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं अफेयर करने थे, तब ये बाबा लोग आके उसको बता देते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, है ना। तुम्हें तपस्या करनी है, क्योंकि तुम अपने शरीर को क्या करो, कुंछन लुंछन, जैन धर्म में है ना, कुंछन लुंछन संथारा संलेखना, वो से मतलब छेद भिन्न। कुंछन क्या होता है, अपने शरीर को ऐसे खरगोट डालो, है ना, ऐसे ऐसे नाखून से, कि जितना अपने शरीर को कष्ट दोगे उतना ही ज्यादा तुमको स्वर्ग मिलेगा, अच्छा पुण्य मिलेगा। लुंछन, अपने शरीर के बालों को उखाड़ डालो, जैन धर्म में सब किया जाता है। और संथारा, संथारा तो चलो ठीक है, बीमार होने पे मरना होता है। संलेखन, संलेखना 50 साल की उम्र तक अब बहुत जी लिए, भूखे प्यासे रह के मर जाओ। यहां तक कि इसका शिकार हो गए चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट। श्रवण बेल गोला पर ले गया उनको, इतना बढ़िया वैभवशाली चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, उनको श्रवण बेल गोला पे भद्रबाहु ले जाकर के क्या करा दिया, संलेखना, मर गया बेचारा 48 साल की उम्र में। अभी तो उसकी जवानी शुरू हुई थी यार, जिंदा रहते तो इतिहास कुछ और होता है। और राहुल गांधी जवान है तो वो कहाँ से बूढ़े हो जाएंगे सर? हाँ वही तो, राहुल गांधी हमें 52 साल के हो, जवान है। और चंद्रगुप्त मौर्य बताओ, उसको 48 साल की उम्र में बताओ, उसको ले जाकर के संलेखना करा डाले। तो कहे सब प्रपंच है, आप लोगों को पूरी जिंदगी कहते हैं भिक्षु बन के टहलो, है ना। ये सब बाबा लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, जनेऊ पहने रहो, मूड एकदम सर एकदम छिला डालो, कि तुम्हें जानते हो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, कि अपने सर को गंजा रखो, है ना, खराब का कपड़ा पहनो, एक वो साधु वाला, ताकि तुम्हें कोई लाइन ही ना मारे, तुम्हारी सूरत इतनी बदसूरत हो कि तुम्हें देखने कोई लड़की चाहे ना, है ना। इसलिए इतना बाबा लोग बदसूरत बना देते थे शिष्यों को, है ना। तो अपना इन लोगों को कहा कि जबकि इन लोगों की असलियत देखा जाए, ये सब ने सारा धन वैभव जी लिया है, फुल टूस एंजॉय कर चुके हैं, और ये आपको करने नहीं देना चाहिए। चाहे उठा लो ऋषभ देव को, जैन धर्म के प्रवर्तक, है ना, उनका जो वैभव था, जो जिंदगी थी, उनको विरक्ति की प्राप्ति कब हुई थी, जब वो जो है 4 नग्न कन्याओं के साथ नृत्य कर रहे थे। लिखा हुआ है, पढ़ो। उन्होंने तो सर 4 वक्त का पूरा दर्शन जी लिया था पहले ही। और ये क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ, ये विलासिता से ऊब गए थे, लग्जरियस लाइफ से। हाँ, इनकी पूरी इच्छा भर चुकी थी, लेकिन जिसकी शुरू भी नहीं हुई है, तो उसको टकला बना के भिक्षु बना देते हो। उसको कहते तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हें ब्रह्मचारी रहना है ना। तो भाई क्यों कहते ये सब पागल बना रहे हैं तुम्हें, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे करो, एकदम मौज में रहो, ना तो स्वर्ग मिलना है, ना नरक मिलना है, ना पाप होना है, ना पुण्य होना है, सब फालतू की बातें, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक प्रपंच है, जिसमें बंधे हुए लोग काम करें। और इनकी आइडियोलॉजी, इनके जो फॉलोवर्स थे, एक समय अलग अलग जगहों पर थे, इनके फॉलोवर्स, केस कामली के फॉलोवर्स की संख्या महात्मा बुद्ध के फॉलोवर्स से कहीं ज्यादा थी जब तक ये जिंदा था। लेकिन इनके मरने के बाद खत्म हो गया मामला सब, क्योंकि सब विलासी चेले, है ना, वो काम काहे करेंगे, वो मठ को क्यों आगे लेके जाएंगे, उच्छेदवाद के दर्शन को वो पहले जानते हैं मौज में रहना है ना, तो क्यों तब करना है? गुरु ने यही तो सिखाया उन्हें, गुरु ने यही सिखाया, वो थोड़ी चेला मेहनत करेगा। और भीख मांगो खाओ, और भीख ना मिले तो लोन ले लो,
इन्होंने कहा कि जितना तुमको क्या करना है, अपने जीवन को तुम्हें जिंदगी भर खुश रखना है। चार्वाक ने कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म न भविष्यते। ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जितना हो सके लोन लो, है ना, घी पियो और घी पियो। ठीक है, जिसको भरना होगा भरेगा, उसकी चिंता ना करो, अभी तो तुम खुशहाल रहो। सही कि है, नहीं? पुनर्जन्म होना नहीं है। और तुम सुन लो, ये जो कहते हैं कि जो ऋण लेता है अगले जन्म में वो बैल बनता है, ये सब फालतू की बात है। इसके चक्कर में इस जन्म में बैलों की तरह बन के काम करने से बेहतर है कि अगर मान लो होता भी है तो बैल बन लेना यार, देखा जाएगा जो होगा, अभी का देखो, है कि नहीं? पुनर्जन्म मानते ही नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया, बैल बनोगे कहाँ। हाँ वही चीज है, अगर मान लो एक बात को कि मान लो होता भी होगा, तो इस जन्म में तुम बैल बन करके काम कर रहे हो, गधे की तरह काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम लोन लो, मौज में रहो, अगले जन्म में जो भरना होगा तो देखा जाएगा। बैल बनने की अभी क्यों बने रहो बैल, इस जन्म को देखो भाई, तुम आगे की काहे सोच रहे हो कि इस जन्म में मार तपस्या करेंगे, घोर तपस्या करेंगे, बहुत ईमानदारी दिखाएंगे, और आने इसमें कब एकदम खीसे पीटी जिंदगी जी रहे हैं, फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ईमानदारी के चक्कर में मरे जा रहे हैं, है ना, सब लोग शोषण कर रहे हैं, तब भी ऑनेस्टी किए जा रहे हैं, है ना, कोई आके मुझे जबरदस्ती घूस दे रहा है, लो हम तो नहीं लेंगे, ट्रांसफर हो गया, उठा के मंत्री ने कर दिया, घूस नहीं लेता था, है ना, पड़े रहो ईमानदारी के चक्कर में, वही 60,000 रुपये तनख्वाह में, है ना। तो इन्होंने कहा भाई खूब मौज लो, घूस मिले घूस लो, है ना, पैसा मिले पैसा, जो होगा देखा जाए, कुछ चिंता की बात नहीं है, और पुनर्जन्म नहीं होता, कोई भरने उरने नहीं आएगा, अभी जितना हो उतना खाओ, मौज करो बस। हमको लगता है इन्हीं के सिद्धांत से प्रेरित होकर के नीरव मोदी और विजय माल्या तो इन्हीं का फॉलोवर था, तो करेक्ट फॉलोवर था सर। देखो ये एकदम तगड़ा फॉलोवर था, उसको कुछ बिगड़ा क्या, उसने क्या कहते हैं, ठीक है, उसने पूरा जिंदगी केवल विलासिता में बिताया, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, पहले जहाज खरीदते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, एयरलाइंस की स्थापना करते हैं, फिर एयर होस्टेस रखते हैं, है ना। इसने पहले एयर होस्टेसेस रखी थी, उसके बाद इसने सोचा कि यार क्यों ना मैं एयरलाइंस खोल लूं। कैलेंडर निकलता था सर किंगफिशर का। हाँ कैलेंडर निकलता। जितने भी यहाँ पर जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको सबको विजय माल्या ने लॉन्च किया था, दीपिका पादुकोण हो या चाहे जो, है ना। एक और भी है सर, कोई है ना, एक मेहुल चौकसी एक्ट्रेस है, उसको भी लॉन्च किया था, और बहुत सारे को लॉन्च किया था इसने, है ना। और बड़े बड़े अमीर घराने की जो औरतें हैं ना, वो कभी इसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी। और क्या हो गया इसका, इसने लोन लिया था बहुत सारा, है ना, और लेके भाग गया, अब कहीं और मौज कर रहा है। क्या कर लोगे भाई, है कि नहीं, 22,000 करोड़ रुपया लेके चला गया वो, क्या कर ले रहे हो उसका, कुछ किए। तो वो क्या, वो चारवाक के सिद्धांत पर पूरी तरह से काम किया। यही काम किसने किया, नीरव मोदी ने किया और मेहुल चौकसी ने किया। यही काम बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने किया, है ना। ना उनका कोई कुछ कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। इसलिए भैया अभी का तुम देखो, बाद का सब, अभी का तुम देखो, बाद की चिंता बाद खुद करता, ठीक है। 10 दिन बाद क्या होगा, 10वां दिन उसको देख लेगा। आज तुम खुश रहो, आज मौज में रहो, आज तुम पनीर खाओ, कल का तुम छोड़ दो, ठीक है राहुल, है। ठीक है, सैनिटाइजर खत्म हो गया, रखा है अभी, रखा है, वो खत्म नहीं होगा सर। अच्छा, खत्म करने वाला कोई यही नहीं, देवेंद्र है, तुम उसको पूछते नहीं जूनियर को। सोच रहा हूँ कोरियर कर देता हूँ अभी गाँव में। सैनिटाइजर की कोई कमी है क्या सर फौज के एरिया में? जगह जगह रखा पड़ा है, कितनी बार लगाओ। यहाँ ड्राई स्टेट है वैसे।
ओशो, हाँ किसी ने अभी ओशो का नाम लिखा, ओशो भी इस सिद्धांत को फॉलो करते थे। है, लेकिन ओशो की अभी कोई इतनी प्रचलित थियरी नहीं बनी, अभी लेटेस्ट है ना, उनसे कोई यहाँ पर भी मतलब नहीं। सर वो तो जैन धर्म के दृष्टिवाद को भी फॉलो करते थे सर। जैन धर्म का दृष्टिवाद भी फॉलो करते हैं सर वो तो, जो 12 अंग के। हाँ, दृष्टिवाद उन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन उनका दरअसल क्या है, सिद्धांत का भी कोई सिद्धांत नहीं, ओशोवाद कोई वाद नहीं है अभी, तो कोई ऑथेंटिक फिलॉसफी नहीं है ना। आने वाले भविष्य में एक समय के बाद 100-200 साल बाद हो सकता है कि वो फेमस हो तो हो, लेकिन अभी कुछ उसका ऐसा कुछ ना पेपर में कहीं आना है ना कहीं सिलेबस में है, उसकी चिंता न करें। अगली बात, चाणक्य स्वयं चारवाक के समर्थक थे, ठीक। चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस पर आधारित था, ठीक। इसमें भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ने पर सबसे पहले अपना रक्षा करना चाहिए और अपनी सुरक्षा, अपनी खुशी हमेशा बैकअप रखनी चाहिए, बस, है ना। और जब कभी जरूरत पड़े सबसे नंबर 1 पर अपने आप को बचाना चाहिए, सबसे नंबर 1 पर अपने आप को खुशी रखना की जरूरत होती है। तुम खुश तो सब खुश, सीधी बात है। तुम मर जाओगे तो आगे होने वाली दुनिया को कैसे देखोगे, है ना। तुम्हारा रहना इस धरती पर ज्यादा जरूरी है किसी और की तुलना में, है ना, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा होगा अपने बचाव के बारे में, अपनी खुशी के बारे में। इसलिए तुम भी अपनी खुशी के बारे में सोचो, यही बहुत जरूरी बात है, ठीक है। सेल्फिश होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, इनके हिसाब से। हाँ, तो भाई ये थे चारवाक महाशय, और ये था क्या कहते हैं इनका सिद्धांत, हेडोनिज्म सिद्धांत, कि हमेशा अपने आप को प्रसन्नचित कैसे रखा जा सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं और कैसे हम अपने आप को इस तरह से प्रसन्न रख सकते हैं, ठीक है। हेडोनिज्म की जो थियरी मुख्य तौर पर। अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत हम लोगों ने समझ लिया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ कि सिद्धांत का रहस्य क्या है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर से इसका कोर क्या है, सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ हेडोनिज्म। सर जैसे आपने बोला कि चारवाक का अग्रदूत थे अजीत केस कामली, तो यही थे जिन्होंने चारवाक के सिद्धांत को लोगों को तक पहुंचाया तरीके से। चारवाक तो केवल अपना सिद्धांत दिए तो फैलाए नहीं थे, वो फैलाने की कोशिश नहीं करते थे, वो मौज में रहते थे, भीख मांगते थे, खा लेते थे, दूसरों को बैठ के ज्ञान दिया करते थे, है ना। वो मतलब प्योर फॉलोवर वही थे, उन्होंने कोई इस मोमाया में पढ़े ही नहीं, वो कभी पढ़े ही नहीं, कोनो काम नहीं किया जिंदगी में, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, है ना, और पूरा जिंदगी एंजॉय में रहे और सुख से मर गए, है ना। लेकिन उनके जो अगाध मतलब उनकी जो थियरी जो दी गई थी, जो दर्शन दी गई थी, उसको फॉलो करने वाले बहुत लोग पैदा हुए। और यहाँ तक कि चारवाक ने कहा था कि हर व्यक्ति मेरी थियरी ही फॉलो करना चाहता है, तो कोई दूसरी थियरी इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो अंत में मेरी ही थियरी को फॉलो करना चाहता है। इतना कॉन्फिडेंट थे अपनी थियरी पर। तो क्या ये बात सत्य है? अब हम इसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डिमेरिट ऑफ लोकायतनवाद या हेडोनिज्म। अब पहले इस पर जो है मेरिट की बात करते हैं, है ना। मेरिट के पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं। इसमें कौन बोलना चाहेगा, इसमें क्या चीज अच्छाई है और कहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहिए। और क्या उन्होंने ये बात जो कही है कि हर व्यक्ति चाहे जो भी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी अपनाना चाहता है, लेकिन अंततोगत्वा उसका टारगेट केवल इन्हीं चारवाकवाद को, लोकायत मत को प्राप्त करना ही होता है। अल्टीमेट गोल इज हेडोनिज्म। अल्टीमेट गोल इज हेडोनिज्म।
There are 4 participants raise the hand. इसको हम मौका दें। पहले 3 लोग हैं, आदित्य को मौका देते हैं। हाँ आदित्य बोलो। सर मैं मेरिट पे बोलना चाहता हूँ। हाँ मेरिट ही बोलना है अभी। कि जैसे उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत स्ट्रिक्ट था, तो लोग अपने आप क्रिएटिविटी हो गए, बहुत अपने आप को बाइंड करके रखा जाता, मतलब कि ये टेंशन कि ये होगा तो ये दिन भर उसी में घुट घुट के जी रहे थे। तो उन्होंने एक फ्रीडम दिया कि हाँ आपको आपकी जिंदगी जो है आप रह रहे हो, इसके अलावा भी हैप्पीनेस वाली जिंदगी है। आप मतलब कि आप बहुत आगे का सोचे कि आज निर्वाण या फिर आप मोक्ष मिलेगा। अब अभी से अपने आपको इतना बॉडी पेन दे रहे हो, मेंटल फिजिकली आप अब अपने आपको टॉर्चर कर रहे हो, उससे आजादी दिलाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि तुम जो है ना, इन्होंने चारवाक ने एक व्यक्ति से पूछा, ये हिंदू दर्शन का अनुयायी था, है ना, उससे पूछा चारवाक ने, ये बताओ कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ इन सबको रोक कर अपनी इंद्रियों को निग्रह करके तुम सारा कुछ छोड़ के तपस्या क्यों कर रहे हो, इतना कठोर व्रत क्यों कर रहे हो, 5 महाव्रतों को क्यों, यम नियम संयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ब्रह्मचर्य क्यों पालन कर रहे हो। तो उसने कहा कि इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। उनका स्वर्ग में क्या करूं, तो उसने कहा स्वर्ग में क्या कहते हैं, वहां पर हम सोम रस का पान करेंगे, वहां अप्सराएं होती है ना, वहां बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ण के घर होते हैं, महल होता है ना। तो कहीं क्या यहाँ नहीं है क्या तुम कंफर्म हो कि तुम मरने के बाद स्वर्ग पाओगे, कहे अगर देखो तो यही स्वर्ग है धरती पर, है ना, यही धरती पर सब चीजें हैं, उपलब्ध है। अरे तुम जिस मदिरा को छोड़ करके, जिन क्या कहते हैं स्त्रियों के मोह को छोड़ करके तुम तपस्या करके स्वर्ग की इच्छा कर रहे हो सकता है तुम वहां ना जाओ, कोई कंफर्म है कि तुम्हें मिलेगा, है ना। और वहां पर जाने पर तुमको यही करना है, तुम्हारी तपस्या करने से फायदा क्या, क्या फायदा तुम्हारी तपस्या का कि जिस चीज को छोड़ करके तुम तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने के बाद तुमको वही करना है स्वर्ग जा करके, आचार ना लोगे उसका तपस्या का, तुमको जब बिना तपस्या के हर चीज मिल रही है तो काहे परेशान हो यार, है कि नहीं। तो उनकी इस बात यही चीज बोल बोल के अपना चेला बना लेते थे सबको, हम ये थियरी के फॉलोअर होते जा रहे, सबको लगता था हाँ यार ये बात तो सही है, तपस्या करके जा करके वहां पर यही सब करना है, तो क्यों ना क्या कहते हैं हम यहीं पर है पहले से, हमको सब अवेलेबल, इस बात का त्याग यहाँ पर भी सर किया जा सकता है। सर एक लाइन में कह सकते हैं कि वर्तमान में सुख का त्याग करके भविष्य के सुख की कामना करना होता है। हाँ, वर्तमान सुख को इग्नोर करके, है ना, भविष्य के सुख की कामना करना, जबकि गारंटी तुम्हारी एक दिन की नहीं, एक, हाँ बिल्कुल नहीं। ये बताओ गारंटी क्या है, कल की गारंटी होती है, कोई इस बात की गारंटी इस पूरी दुनिया में ले सकता है ना, नहीं ले सकता है। भविष्य में क्या होने वाला है क्या किसी को पता है, तो अभी जो है वही तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम लोग मौज से बैठ करके क्लास ले रहे हो और इससे आनंद की बात कुछ नहीं, बीच बीच में रस भी ले रहे हो, ऐसा नहीं है, है ना। तो यही आनंद है, इसी में कंसंट्रेट होकर के आनंद लो। वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति है उसमें आनंद को ढूंढो और उस आनंद रस का पान करो, चाहे जिस तरह का आनंद हो। जैसे अभी भी आनंद आ रहा है, पढ़ाई का आनंद, है ना, नॉलेज लेने का आनंद। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन, उसी को हैंडल करो और उसी में जॉय एंड हैप्पीनेस ढूंढो और उसको एंजॉय करो, उस चीज को, उस मोमेंट को पूरी तरह से जियो, जी भर के, है ना। कल के बारे में क्या सोचना, कल हो कि ना हो, क्या कहते हैं, गाना भी इसी बात की चारवाक पर बना हुआ है, गाना कौन सुनाएगा। सर पब्लिक पॉलिसी में तो मतलब इसको नहीं यूज कर सकते ना कहीं पे भी,
नहीं नहीं, अभी अभी उसी की एप्लीकेबिलिटी पर हम आ रहे हैं, है ना, कि इससे मेरिट्स क्या है और इसको एप्लीकेबिलिटी आप लोकायत मत या हेडोनिज्म इन एज ए पब्लिक सर्वेंट, एज ए पब्लिक सर्वेंट वो देखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेबिलिटी कहीं पर है कि नहीं है। तो हमने बात इनकी सुन ली, शिवेंद्र को दूसरा मौका देते हैं। जी धन्यवाद सर। सबसे बड़ी चीज इनकी मत की मुझे जो लगी वो ये थी सर कि एक और जैन बौद्ध हिंदू जो धर्म थे ये लोगों को परलोक की इच्छा के लिए मतलब प्रेरित कर रहे थे कि परलोक में ये होगा, परलोक में वो होगा, परलोकवाद। जी इसके विपरीत जो है चारवाक के मत में क्या था सर कि परलोक की इच्छा के विपरीत इहलोक में रहकर सुख अर्जन करने पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे समाज में जो भौतिक विलासिता की वस्तुएं थी, भौतिक विलासिता के साधन थे, उनमें वृद्धि हुई, जिसको हम अंततः कह सकते हैं कि समाज में प्रगति हुई। यानी कि प्रायोगिक था इनका ज्ञान ना। जी सर, है ना, कंडक्ट एथिक्स है ये। जी सर। मन में सोचते रहना खाली पुलाव कि हमें स्वर्ग मिलेगा, अभी जो स्वर्ग है उसे भूले पड़े, है ना। तो ये चीज गलत चीज है, यानी प्रैक्टिकल नहीं थी उन लोगों की। धर्मवाद जो है, धर्मवाद प्रैक्टिकल नहीं है, परलोकवाद प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। जी, वो काल्पनिक कह सकते हैं उसको। हाँ, डिवाइन लॉ थ्योरी जो है वो क्या है, काल्पनिक सिद्धांत है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल सिद्धांत बताया है जो प्रायोगिक है, जो जीवन में वाकई में है और ये वस्तुतः सही भी है। ठीक है, इसी के कारण सर ये भौतिक वस्तुओं की में वृद्धि हुई, नहीं तो अगर सब लोग उसी पे चले जाते तो आज ये सारी चीजें ना होती। और क्या, इन्होंने कहा इसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ये है कि अगर सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो ये संसार बनेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे, बढ़ ही नहीं पाएगा। पहली चीज तो ये, कोई किंगडम है उसे क्या चाहिए होती है, मैन पावर ना। मैन पावर चाहिए किसी किंगडम को, किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। और जहां सब भिक्षु हो वो किसी काम के हैं क्या, भिक्षु किसी काम के हैं, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। क्या भिक्षु सैनिक बनेगा, क्या भिक्षु मंत्री बनेगा, सैनिक तो कभी नहीं बनेगा सर। हाँ, क्या भिक्षु किसी काम आ सकता है, लोहार बनेगा भिक्षु, तलवार बनाएगा भिक्षु, पैसा कमाएगा भिक्षु। अगर ये सब नहीं करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे। जी, डिवाइन लॉ थियरी से एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं वो दे ज्वाइन सर्विसेज ओनली बिकॉज ऑफ द हेडोनिज्म। आप कहीं पर नौकरी करने जाते हो तो सही बताना क्या चाहते हैं। कहीं पर आप जॉब करते हो और अच्छी खासी आपकी सैलरी मिल रही हो और आप स्विच कर जाते हो, किसी दूसरी जॉब में चले जाते हो, क्यों, भानुप्रभा है कि नहीं, ये बताएगी, बहुत स्विच करती है। बताओ कहाँ गई तुम। यस सर। हाँ बताओ, तुम नौकरियों पे नौकरियां काहे छोड़ती रहती हो, बताओ। सर नौकरी कोई नहीं छोड़ता है, एक्चुअली वो निकाली इन्वायरमेंट और जाती हो। बॉस ये कहना नहीं चाहती सर, नहीं नहीं हाँ, ये तो ये वाली बात तो आती ही नहीं है मेरे साथ। अरे तो सर बात ये है कि इन्वायरमेंट और बॉस बहुत मैटर करता है, तो और पैसा, ये 3 चीज। हाँ क्या है, एक तो इसमें पहले बोलो अब अच्छा पैसा, खासा हाइक मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्विच करेंगे। अच्छा खासा पैसा मिल रहा हो, बॉस परेशान ना करे, है ना, छुट्टी पे छुट्टी हो, 3 दिन काम करना पड़े हफ्ते में, वो भी ऑनलाइन काम करना पड़े, जाना भी नहीं पड़े ऑफिसों, है ना। उससे तो परेशान हो चुके हैं सर। हर तारीख 1 तारीख को पैसा एकदम खट से सैलरी आ जाए, तो ये क्या है, यही तो चाहता है हर आदमी। और ये क्या है, दिस इज द हेडोनिज्म। अगर ये ना होता उसके अंदर चाहत, तो क्या वो निस्वार्थ भाव में कई दिन तुम जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बना लेती, या कोई एक भी दिन नहीं, आधा अच्छा दिन भी रितुल नहीं। जी, रितुल जी आप जो पढ़ाने जाते हैं, आपको कह दिया जाए सैलरी नहीं मिलेगी, आप देश हित में पढ़ाइए, तो आप कै दिन पढ़ाएं, सही से बताइए। बाल बच्चे सबका खर्चा आपको देखना है,
उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप जाने बाबा का बन तो जाओ, मतलब ही नहीं। नहीं मतलब ना, नहीं मतलब ना। अब कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, डिफेंस क्लास में आता हूँ। मैं कह रहा हूँ राहुल से, शिवेंद्र से ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार कह दे कि अब तुम्हें कभी सैलरी नहीं देंगे। दरअसल हमारी स्थिति ऐसी नहीं, हम तुमको सैलरी दे सकते, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मंत्रियों को सैलरी मिल रही है, सांसद अपन अपना एंजॉय कर रहे हैं, केवल सैलरी मिलिट्री की रोकी गई है। और यहाँ तक कि आपदा काल में जो उनकी सैलरी थी उससे पैसा भी काटा जाएगा। एक महीने मतलब कि सबकी जो सैलरी है, जो पीएफ जो था उसमें से आधा पीएफ काट लिया गया। और ये भी कहा गया कि अब आपको आधे पीएफ मिलेगा जो आपका था, स्टोर था, और सैलरी अब नहीं दे पाएंगे। देश हित में आप जो है पूरा काम करना है आपको। अब बताओ कि आप काम करो। सर सेना में विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह हो जाएगा, पक्का विद्रोह होगा। जी सर। हाँ, यानी कि क्योंकि न केवल सैनिकों को अपितु अधिकारियों को भी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, और अधिकारियों को जब सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर वो विद्रोह होना ही होना, इसमें कोई शक नहीं है सर। वास्तविकता है जो बता रहा हूँ, मतलब एक वैसी। हाँ, तो यहाँ पर वास्तविकता पर ही बात की जा रही है कि प्रशासन किससे चल रहा है। प्रशासन प्रलोभन से चल रहा है ना। जो व्यक्ति शुरुआत में 6 महीना फ्री में काम करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, इंजीनियरिंग में हम लोग भी किए 6 महीना फ्री का इंटर्नशिप, तो उसमें भी जानते हो फ्री में काम नहीं करते हैं। वो रहता है कि 6 महीने बाद मेरा हो जाएगा, है ना। इसलिए वो मेहनत कर रहा है कि 6 महीने बाद मेरा हो जाएगा। और बिना अच्छी फैसिलिटीज के, बिना सैलरी के, बिना अच्छे माहौल के कोई काम नहीं करता, है ना। यानी कि हेडोनिज्म भी है। और एडमिनिस्ट्रेशन किससे संभव हो पा रहा है, यानी कि पूरा पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आधार है वो हेडोनिज्म है। डिवाइन राइट थियरी से नहीं चलता है प्रशासन, देश या जिला या घर। एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी यूनिट होती है घर, फैमिली, है ना। और बड़ी यूनिट देश है। हम कह रहे हेडोनिज्म हटा दो, है ना, तो घर भी नहीं चलेगा, नहीं चलते सर, बंटवारा इसी कारण तो होता है। परिवार के लोग को भी यही थियरी चाहिए, है ना। तो अब इसमें क्या है, सबको यही चाहिए। और पूरे देश में तुम्हें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें सेना की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें व्यापारियों की जरूरत पड़ेगी। और अगर उनको कह दिया जाए कि तुम भगवान के नाम पर भाई तुम काम कर दो, तुम्हें ऊपर जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देश के लिए तुम फना हो जाओ मेरे भाई, हैं रितुल जी। अगर आपने यहाँ पर आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है भले, ठीक है, आप कुछ और काम भी साइड में कर लो, लेकिन अपना आप ड्यूटी पूरी निभाइए, है ना। आप किसी तरह से अपना काम चलाइए। लेकिन हम डिवाइन राइट, ईश्वर कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है उसे स्वर्ग मिलेगा आपको पक्का। रितुल जी, क्या आप ऐसा करेंगे? ठीक है, हमको तो स्वर्ग मिलेगा। अभी मैं तपस्या कर लेता हूँ, बिना सैलरी के जाता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ संभव नहीं है स्वर्ग सर, मिलेगा सर? यानी कि क्योंकि प्रशासन, स्वर्ग की परिकल्पना अलग है। हाँ, वो एक परिकल्पना है। और जो अभी जो व्यक्ति काम करता है वो वास्तविकता है। कोई आपको क्रिया खिला दे, भगवान कसम दे दे तो क्या आपको कसम, आप नहीं माने, फिर तब तक आपके अधिकारी ने, डीएम साहब ने, रितुल जी कसम है आपको, भगवान की कसम है ना, दुर्गा जी की कसम है आपको। कहेगा तो मेडिकल ले लेंगे और कुल मिला करके एक चीज देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का सीड कहां पर है। ये सब एक दूसरे से जुड़ करके जो प्रशासन में सहयोग कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे सीक्स हैप्पीनेस एंड द प्लेजर फॉर हिज लाइफ और हर लाइफ। यही तो है कि नहीं? बताओ कि झूठ बोल रहा हूं मैं, कि चारवाक ने झूठ बोला है? चारवाक ने झूठ नहीं बोला। अंततः जो लाइट आपने बोली थी ना कि अंत में उनका ही सिद्धांत माना जाता है,
वो पूर्ण सकते हैं मेरे हिसाब सही से। है। और प्रशासन भी इसी कारण होता है। ये बात सही है और कि तो नहीं? हर कोई सोचता है कि जी हम सर। ऐसी लाइफ होनी चाहिए, हर कोई सोचता है, चाहे फॉलो करें ना करें, हर हम्म, कोई सोचता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए बिल्कुल बिना यहाँ उसको टेंशन के। यहाँ यानी तक कि सर हाँ 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 भगवान बुद्ध और जो अन्य हुए उन लोगों ने भी इनका सिद्धांत लास्ट में माना ही है। सुख की प्राप्ति क्या थी? बात तो वही कैवल्य हुई ना, निर्वाण। केवल निर्वाण मतलब सुख चाहिए लास्ट में, मतलब ऐसा सुख चाहिए जो सतत हो, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, इस सस्टेनेबल संसार में ना प्लेजर, आना पड़े, तो सुखी तो कंप्लीट है सर एक हैप्पीनेस। प्रकार। हाँ, वही चीज है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल प्लेजर की। कोई ये नहीं कि तुरंत तुरंत का सुख, है ना, कि अभी तुरंत सुख लिया और क्या कहते हैं फिर कुछ लोग गए, कुछ उल जलूल काम चोरी कर लिए, जेल चले गए। कुछ ऐसा सुख की बात करें तो ये बिल्कुल सही है जो लॉन्ग लास्टिंग सुख, हैप्पीनेस हो, चिरकालिक सुख जो होता है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, सस्टेनेबल प्लेजर। अगर उसके लिए आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म ये नहीं है कि चोरी करके लाए, पकड़े गए, जेल में कुटाई हुई जिंदगी उसमें बीती, वो हेडोनिज्म नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग फॉरएवर हैप्पीनेस। और एडमिनिस्ट्रेशन का सीड हेडोनिज्म में है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकती दुनिया कोई ताकत। और इन्होंने कहा था कि प्रशासन तो बौद्धवाद जैनवाद इन सबसे हो ही नहीं सकता, है ना। घर नहीं चल सकता है, घर से लेकर के एक राज्य तक को चलाने के लिए हेडोनिज्म चाहिए। मंत्री भी तभी काम करते हैं जब उनको पैसा मिलेगा, जब उनको वैभव मिलेगा, जब उनको सम्मान मिलेगा, है ना। तो एक बात तो ये हो गई, ये मेरिट है कि इसी से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकती है, अगला मौका देंगे हम बाबा अभिषेक को। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये अपने अपने आप पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। मतलब अगर अपने आप को आप सुख दोगे तभी आप कुछ दूसरे के बारे में सोच पाओगे, है ना। अगर अपने आप ही दुख है तो और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। हाँ, जब तुम खुद ही भूखे हो तो दूसरे का क्या खिला दोगे यार। और सब लोग अगर सर अपने पर अगर ध्यान देने लगे तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, एक दुखी आदमी, ये भी इनके कॉन्सेप्ट के पार्ट है, इसको नोट कर सकते हो। इनका कहना है कि एक दुखी आदमी दूसरे को सुख नहीं दे सकता, वो केवल दूसरे को दुख दे सकता है। अपना दुख दिखा के या तो क्या कहते हैं उसको भी इमोशनल करेगा, या फिर उससे उधार मांग करके उसको दुखी कर देगा। एक दुखी आदमी दूसरे को सुख नहीं दे सकता। एक भूखा आदमी किसी को सुख, किसी का पेट नहीं भर सकता परमानेंट, किसी का पेट भरे ऐसा काम नहीं कर सकता। एक राजा कर सकता है, एक राजा किसी का परमानेंट निदान कर सकता है, उसके दुख का अत्यंत निदान कर सकता है। किसी को जागीर दे सकता है कि नहीं दे सकता राजा, कि लो कमाओ खाओ, तुम इसी तुम्हारी पुश्तें खाएंगे बैठ के। राजा प्रसन्न हुआ, दे दिया। एक भूखा क्या कर सकता है कि वो बहुत भूखा था, बहुत ज्यादा डिवाइन थियरी मानता था, उसके बगल में एक दूसरा भूखा आया और उसने अपनी रोटी दे दी उसे। आज कल को ये मर जाएगा और परसों वो जिसको खाना खिलाया था परसों वो फिर से भूखा रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई मिस्टर ए भूखे थे, मिस्टर बी भूखे थे, ये दोनों ही गरीब। मिस्टर ए ने अपनी रोटी डिवाइन राइट थियरी में कि पहले कल्याण करना चाहिए, मिस्टर बी को दे दिया और मिस्टर ई भूख से चल बसे। और कल को ये भी चल बसेंगे भूख से, कल, क्योंकि मिस्टर ए जैसे लोग चले गए, अब मिस्टर बी को खाना कौन देगा आगे। एक दिन की जान बची बस उनकी। ये कंप्लीट सॉल्वेशन थोड़ी ना है, ये कंप्लीट हैप्पीनेस है, ये हेडोनिज्म नहीं। ठीक है, और इसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी पर हम बात करना चाह रहे हैं। सर हाँ, सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता है सर, हेडोनिज्म। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली। इट सपोर्ट कैपिटलिज्म।
पूंजीवाद कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन करो, पोल्यूशन होगा, दुनिया होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी खूब मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, मैक्सिमम डंप कर दो प्रोडक्ट, तुम्हारा जो दिखेगा वही बिकेगा, है ना सर और इससे समाज में जितना भी क्राइम होता है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि सभी अगर सुखी सभी खुश होते हैं रहेंगे तो क्या है? तो वो कोई भी क्राइम नहीं करना चाहेगा। जैसे चोर है वो चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एसेंशियल गुड्स नहीं होते हैं। तो एक अपराध की जो प्रवृत्ति होती है ना समाज से, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वजह से चोरी करने लगे, इस थियरी की वजह से? नहीं सर, नहीं, मतलब अगर वो अपने आप से, मतलब एक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है ना, जैसे कि एक सर्वाधिक विकास को प्रमोट करता है ये एक तरीके से, मतलब बौद्धिक स्तर पर। और मतलब आपने ही बताया है अभी थ्योरी में कि गलत तरीके से नहीं, कि चोरी करके आए और फिर सारी उम्र जेल में, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। सर इसकी वजह से भी बढ़ सकता है क्राइम, इसकी वजह से भी, क्योंकि वो मतलब तो फियर है उसके अंदर, किसी भी चीज का रहेगा नहीं, अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम फियर है वो, तो वो किसी भी चीज को गलत मानेगा नहीं, कानून का डर नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। वो डिमेरिट का पार्ट आपने बता दिया है ना, वो जो है उसकी वजह से, जैसे फोर्जरी, लोन लेकर के एनपीए करा लेना, कहाँ गया अभिषेक है नहीं है? जैसे सर चारवाक ने खुद भी तो कहा है सर। हाँ सर हम ही थे। अच्छा तुम ही हो। हाँ तो ये बताओ कितने एनपीए हो? तुम्हारी बहुत तेज आवाज आ रही, थोड़ा अरे माइक लेके बैठते हैं क्या ये? माइक जो है थोड़ा सा ये कह जी। रहा हूँ कि एनपीए भाई क्राइम है कि नहीं है? एनपीए क्राइम हाँ है कि नहीं, बताओ। एनपीए क्राइम तो नहीं है, क्राइम नहीं है, जेल वेल नहीं होती है, लेकिन इसका भी कानून पर केस चलता है कि नहीं होता है? हाँ लेकिन बस पेनाल्टी लगा सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं कोई। सजा नहीं देती, पेनाल्टी लगती है, और जो जमीन रहती है उसको हाँ लेकिन सर इसमें मॉर्टगेज रहती है, उसको खींचने को सजा नहीं दे सकते, मतलब कि आपको जेल नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कुछ एनपीए पे। जेल नहीं डाल सकते, आपकी गाड़ी नहीं खींच सकते हैं, कुछ कर नहीं। ये गाड़ी तो खींच जाती है। नहीं, अभी नया रूल आया ना, नहीं खींच सकते 2018 में। अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ई ऑक्शन कर सकते हैं। हाँ ऑक्शन कराते हैं, उसको कहा जाता है कि तुम इसको बेच करके इसको पैसा भर दो। जी हाँ ये है ना। तो बाकी लेकिन ये इसमें धारा वारा लगती है, ठीक। हाँ सरफेसी तो पूरा एक एक्ट है। हाँ तो इस कारण से ये तो जबकि वो क्या कहते हैं कि तुम फ्रीडम कितना घितम पी लोन लो घीट निकल लो। जी 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 निकल लो। तो ये तो क्राइम वाली बात बता रहे हैं ना, वो तो डिमेरिट की बात आती है ना। हीरे की चोरी कर लो, उसको बेच लो, सारी जिंदगी पुश्ते बैठ के खाए, है ना। तो आदमी ट्राई करेगा ना कि एक हाथ मारे, चोरी कर ले, बढ़िया जिंदगी भर ऐश करेंगे। करप्शन और कंपटीशन को प्रमोट करप्शन, घूस लेना को बढ़ावा देता है। घूस लेना अपराध है कि नहीं है? घूस लेना अपराध है कि नहीं है? लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई 70-80 हजार रुपए की सैलरी है, उसमें अपना केवल काम चला सकता है ना, इस लेवल का, है ना। अब उसको लग्जरियस लाइफ जो है इससे नहीं जी पाएगा, उसको महीने में चाहिए, है ना। तो वो कहां से आएगा? घूस लेगा तब तो आएगा ना। घूस लो। तो डिमेरिट्स के पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं केवल मेरिट्स के पॉइंट्स। इससे और क्या, इसने बताया कैपिटलिज्म जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे कर देता है। जितने भी विकसित देश हैं मैक्सिमम कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया पर राज किया, दुनिया को कॉलोनिज्म की आग में ढकेल दिया। वो कौन थे? पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, ये कौन थे? कैपिटलिस्ट नेशन थे, समाजवादी नहीं थे, कैपिटलिस्ट नेशन थे। और इनके पास पैसा कहां से आया? ठीक है, आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्री लगाया इन्होंने, ओवर प्रोडक्शन किया,
और दुनिया में बेचा, सरप्लस प्रोडक्शन किया। जितनी पॉपुलेशन उनकी देश की थी उससे कई हजार गुना ज्यादा प्रोडक्शन करा, और यही कारण है कि वो उसको बेचने में समर्थ। और उन्होंने गलत काम भी किया, उन्होंने दूसरे देश के बुलियन को खींचा। बुलियन क्या होता है, इकोनॉमी में पढ़े होंगे, एक थियरी है इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी, मर्केंटलिज्म। हिंदी में कहते हैं वणिकवाद। कोई पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और कॉलोनिज्म इसी का बच्चा है, इसी से पूरी यही सिद्धांत ही था जिसको पढ़ करके ये पूंजी वाली देश पूरी दुनिया को गुलाम बनाए। एक थियरी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, एक थियरी वणिकवाद जिसने इन कैपिटलिस्ट नेशन को आइडिया दिया कि कैसे बनना है अमीर। दूसरे देशों को उपनिवेश बनाओ, और उनके जो बुलियन है, बुलियन जानते हो क्या होता है? उस देश में जो हीरे का भंडार हो, उस देश में कोयले का भंडार हो, उस देश में सोने का भंडार हो, उस देश में कापर का भंडार हो, उसे खोद खोद करके अपने देश खींच के उठा लाओ, जितना अपनी देश में खींच लाओ, और एक दिन उनको आजाद होना है, और जब तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण हो जाए तो उनको आजाद कर दो। ठीक है, ये होती मर्केंटलिज्म की थियरी, है ना, मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी होती कि जब तक उसका पूरा खींच पाए खींचे, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको छोड़ दिया। उसको क्या, उसका बुलियन क्या होता है, उसका लोहा है ना, उसका जो धातु है, क्योंकि धातु बहुत महत्वपूर्ण चीज है, न खत्म होने वाली चीज है। जिसके पास ज्यादा सोना ज्यादा अमीर, सीधी बात है, यूनिवर्सल करेंसी है गोल्ड। तो इन लोगों पर जाओ, शासन करो, इनका सामान पूरा खींच खींच करके निकाल लो, और उसके अपने देश से पूरा सोना वोना खोद नहीं ले गए ये ताजमहल, और वहां से लाल किले से सब उठा ले गए, मयूर सिंहासन वगैरह ले जा रहे थे, रास्ते में गिर गया। तो ये मर्केंटिलिज्म की जो थियरी है, इसी ने पूरी दुनिया को करा, और मर्केंटिलिज्म का सिद्धांत काम करता है चारवाक के सिद्धांत पर। चारवाक के सिद्धांत पर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पर मर्केंटिलिज्म है। ठीक है, तो कुछ आइडिया आया कि पूरी दुनिया पर राज करने वाले जो हैं कौन, वो खुद हेडोनिज्म की थियरी में है। उन्होंने खुद हेडोनिज्म की थियरी को अपनाया, अपने विलासिता धन वैभव के लिए उन्हें दूसरे देशों को क्या बनाया, उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया। क्या किसी दूसरे को गुलाम बनाना अच्छा होता है? क्या किसी को गुलामी की जंजीर में बांधना अच्छी बात है? नहीं है सर, नहीं है, है ना, नहीं है। लेकिन उनको लगा है, उनको लगा कि हमने तुम लोगों को आगे होने वाली लंबी गुलामी से बचाया, मुगलों की। क्योंकि मुगलों की या फिर जो हिंदू राजा राज करते थे, त्रावणकोर के किंग वगैरह, वह समय केवल डायनेस्टी ही चलती रहती, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तुम कभी राजा ना बन पाते, ना तुम कभी आईएएस बन पाते। हमने लोकतंत्र दिया, हमने तुमको गुलाम नहीं बनाया, गुलामी से आजादी दिया। ये भी सही बात है कि गलत है कि नहीं? अगर अंग्रेज नहीं आए होते, थोड़ी देर के लिए सोच लो, तो तुम क्या कर रहे होते? हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे होते क्या? अभी कोई पागल बौड़म सा राजा सुलेमान इंसा पता नहीं कौन सा है, हाथी चढ़ के आ रहे होते, हम लोग जो है खड़ाऊ उड़ाऊ पहन करके फूल वाला क्या कहते हैं थाली सजा करके सब लोग ऐसे सम्राट की जय, सम्राट की जय से फूल फेंक रहे होते कहीं खड़े होकर, है कि नहीं? और जो क्या कहते हैं लेनिन के कपड़े पहने हो, है ना, वुडलैंड के जूते पहन के, और एक कान में ईयरफोन लगाए हुए सोनी का, है ना, ये सब होता? कुछ नहीं होता, नहीं होता। हाँ।
तो हेडोनिज्म ये भी हो सकता है आप कहीं के चाणक्य होते और नहीं, हम हम लोग तो कहीं के शासक होते। नहीं तो हम तो होते भाई, हम तो जो है क्या कहते हैं कहीं के क्या कहते हैं कलेक्टर बन करके लठिया रहे होते क्रांति करने वालों, सीधी बात है ना। ये जो क्रांति कर इस तरह क्रांति नहीं, इनको किसानों सालों नहीं मारते, ये जो राजा वाजा वाले जाकर विद्रोह करते थे ना बीच बीच में, इनको बहुत कष्ट कूटता है। हो सकता है मगध के राजा हम ही होते सर। ये भी हो सकता है। राजाओं की तो सामत आया, रोहिलखंड हमारे कब राजाओं की जितने जितने राजा होते सर सारे कूटे जाते फिर तो। हाँ, सारे राजा कूटे जाते। अभी आते हैं मेरिट पर। तो यहाँ पर एक दो तीन चीजें आ गई। तीसरी बात कोई बताना चाहेगा? रितुल जी कुछ आपके पास पॉइंट है? हाँ सर, एक एक चीज ये हो सकता है इसमें, जैसे जो भी शासक कोई भी अगर योजना बनाता है और उस बनाई हुई योजना का जो क्रियान्वयन कराने का काम धरातल पे जो प्रशासक करता है, तो ये केवल परलौकिक मत के आधार पे तो नहीं बना। उसके लिए इन्हें वो कल्याणकारी बनाने के लिए चारवाक का सिद्धांत पालन करना होता है। देखिए, इसमें कुछ और चीजें मैं सुनना चाहता हूँ, देखो किसका दिमाग चलता है। मैं ही बताता हूँ जल्दी से। सर इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी भी देश के इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित होते हैं सर। इंटरनेशनल रिलेशंस हाउ क्योंकि सर कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो, वो केवल और केवल ये देखता है कि उसका भला किस परिस्थिति में बन रहा है। यदि भारत का भला अमेरिका के साथ मिलके बन रहा है तो भारत अमेरिका का साथ देता है किसी मुद्दे पे, लेकिन उसको लगता है कि इस मुद्दे पे अमेरिका का साथ देने से अच्छा है, ना देने से अच्छा है कि मतलब रूस का साथ दिया जाए सर, तो उस मुद्दे पे भारत रूस का समर्थन कर देता है। यहाँ पर एक कुछ शब्द नोट करते हैं। इट प्रमोट कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, ये तो हो गया। पूंजीवाद और उपभोगवाद, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उपभोगवाद, ये बहुत, ये तो हो गया, इसको रहने दो। इट प्रमोट कंज्यूमरिज्म, यह उपभोगवाद को बढ़ावा देता है। बहुत बढ़िया, ये बात अभी याद आई। कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत चीजें लाइफ की क्लियर हो जाएंगी इस बात। यहां पर बनाने वाला या ओनर वास्तविक उसका सुख नहीं भोगा। वास्तविक ओनर वही है जिसने उसको यूज किया, जिसने उसका सुख भोगा। तो बहुत बारीकी से समझ। एक आदमी पूरी जिंदगी, ठीक है, एक आदमी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनवाने में लगा देता है, ठीक है, और एक बढ़िया सा घर बनवाता है। फिर वो बूढ़ा हो चुका होता है और उसके बच्चे वहां पर नहीं होते हैं और उनको अपने बच्चों के साथ जाना पड़ जाता है। वृद्ध हो गए, अब यहाँ नहीं रह पाए, और वो अपना घर क्या कर देते हैं, किराए पर दे देते जी, ठीक है। लोन लेकर के घर बनवाए, पूरी जिंदगी का पैसा उसमें ठूस दिए और उसके बाद भी लोन लेना पड़ा, और लोन की किस्त आ रही है 35,000 रुपया महीना, ठीक। और पूरी जिंदगी इसमें लग गई थी क्योंकि 55 सोचे थे घर बनवाए, लेकिन एक किराएदार आता है जो 12,000 रुपया उसका किराया देता है और उस 60 लाख रुपए के घर का आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा? Who is actually owner? जिसने अपनी दाढ़ी पका डाली, जिसने अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, है ना, ओनर नहीं पाता लाभ ज्यादा। कंज्यूमर कौन है? अगर ओनर ही कंज्यूमर है तो ठीक है ना, लेकिन जो कंज्यूमर होता है, जो उस सर्विस का यूज करता है, जो उस चीज को यूज करता है, वही सही है,
वही क्या कहते हैं उपभोगवाद का सिद्धांत है, वही असली मालिक है, क्योंकि वो बिना कुछ किए कम से कम पैसे में, है ना, क्या वो 35,000 रुपया दे सकता था किराया? नहीं। नहीं। और क्या वो उस समय उतना बड़ा घर बनवा सकता था क्या? नहीं, है ना, नहीं बनवा सकता था। लेकिन उतने बड़े घर में रह तो रहा है ना वो, है कि नहीं? जी। हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो रह तो रहा ही है, एंजॉय तो कर ही रहा है। तुमने आईफोन खरीदे, है ना, तुमने आईफोन खरीदे, तुम्हारे क्या कहते हैं भाई ने वो आईफोन कहा कि क्या कहते हैं हम कुछ दिन के लिए इसको चलाना चाहते, वो ले गया, अब वो तुमको नहीं लौटाया और तुम भी उससे मांग नहीं पा रहे हो, क्योंकि भाई उसने अपना तुमको अप्पू वाला फोन दे दिया था। कहे ठीक है चलो, हमको ठीक है आईफोन हमको समझ नहीं आता, आईफोन का फंक्शन है वो बेकार, बहुत बेकार फोन होता है, इसमें ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, ठीक है उसको ले, हमारे लिए अप्पू कैमरा ठीक है इसका। तो हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द आईफोन? कम से कम पैसा लगा करके वो पूरा आईफोन का मजा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो कंज्यूमरिज्म, उपभोग पर ध्यान दो, ओनरशिप पर नहीं। उपभोग का सिद्धांत यही है, क्योंकि ओनरशिप में बड़ा दर्द है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर, बनाने में दर्द, देखभाल में दर्द, तैयार करने में दर्द। पुनीत जी अभी मौका है, सर यही बात मेरे मन में आ रही थी, यही बात जो आप कहना चाह रहे हो। तैयार हम लोग करते हैं, यूज कोई और करने आता है। पुनीत जी हाँ सर। हाँ, कह रहे हैं कि आप तो खुद का अपना घर बनवा लिए हैं। हैं? अच्छा समझ रहा नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन दर्द बहुत है ओनरशिप में, बहुत खर्चा है भाई, है ना, है कि नहीं है? बाकी जो रहा सहा ज्ञान है रितुल जी दे देंगे। है तो सही सर, खर्चा तो हर चीज में होता है सर, बिल्कुल जी। रितुल जी दे देंगे बाकी रहा सहा मन। तो यहाँ पर एक बात आ गई, या क्या किसको कंज्यूमरिज्म, जो कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा का उपभोग करने का सिद्धांत है कि नहीं? वो मिल गया। किसी ने आम का बाग लगाया और किसी ने बाग में आम खाया, कौन ज्यादा मजे में? जिसने खाया। जिसने खाया, जिसने खाया। तुम 4 बीघा आम के बाग के मालिक बने रहो, ठीक है, उसका जब मन कहता है आता है आम तोड़ के ले जाता है, खाता है ना, और गाली मुफ्त में। पता चलेगा तो ना, रात में ले जाएगा ना वो, तो मजे में तो वो भी है ना, बगल में घर है, भले तुम्हारा 4 बीघा हो, और कौन सा तुम इसको लेके जाओगे वहां स्वर्ग, जब जाओगे सब यही रह जाएगा। आज जो तेरा है कल किसी और का होगा, हाँ, परसों किसी और का था, कृष्ण ने खुद कहा। अगली बात, इट बूस्ट द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, पेपर में आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी देश के प्रबंधन में, है ना, इसका क्या भूमिका है हेडोनिज्म की। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है हमेशा क्रिटिसाइज किए हैं, हमने देखा है कि हमेशा हेडोनिज्म को क्रिटिसाइज किए हैं कि अरे ऐसा नहीं, इतना स्वार्थी धनलोलुप लोग, आलसी लोग, इनसे नहीं हो पाएगा। हेडोनिज्म का मतलब आलस्य से नहीं है, उपभोग से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, और कोई दुखी नहीं रहेगा, सबके पास भोजन होगा। अगर सारे लोग ये थ्योरी अपनाएं तो सभी सुखी रहेंगे और सभी निरोग रहेंगे। हेडोनिज्म अपनाने से सर्वे भयन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत हो सकता है। कब होगा?
जब हर कोई एक दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करेगा तब दुनिया सुखी नहीं रहेगी, इसको जान लेना। जब हर कोई एक दूसरे को सुखी रखने का प्रयत्न करेगा तब दुनिया सुखी नहीं रहेगी। जब सब कोई खुद को खुश रखे, जो कि आसान काम, दूसरे को सुखी करना आसान है कि खुद को सुखी रखें, ये आसान है? पहले बताओ। खुद को सुखी रखना ज्यादा आसान है सर। दूसरे को खुश रखना बहुत बड़ा पहाड़ काम है। तुम 99 काम कर दिए, तुम 99 काम कर दिए, एक किसी दिन ना किए तो फिर तुम्हारा वो 99 काम तेल लेने जाए। उतना ही सुनोगे। अगर तुम शुरुआत में 99 ना किए होते तो जो सुनते वही 99 करने के बाद भी सुनोगे। ठीक है पुनीत जी? हाँ सर, मौका है, तैयार है सर सुनने। समझ रहे हैं आपकी बात। तो समझ में आई बात है ना? हाँ सर, भगवान भी साथ दे रहा है हमारा। हर जगह एप्लीकेबल है ये। चाहे तुम अपने बॉस को प्रसन्न रखने की कोशिश करो, भानुप्रभा गाली खाती रहती ना बीच में। सर हमने रितुल जी, डीएम साहब को खुश रखने का प्रयत्न कर दो, चाहे कितनों कर लो, है ना? चाहे कितनों कर लो, खुश हैं? अपेक्षा है बॉस को तो जान दे दोगे फिर भी खुश नहीं होगा। अच्छा, कुछ जो आप लोग शादीशुदा हैं, उनका कहना है द रिवार्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। ठीक है। और जो आप जो क्या कहते हैं यहाँ पर देवियां बैठी हैं शादीशुदा, उनकी सास की बात करनी है ना? खुश हैं? बहुत सेवा करेगा, हमें तो हाथ रख दिया। वो लोग अपने आप जाएंगे होंगे हम किसको कह रहे हैं, है ना? तो यहाँ सर पर कप्तान साहब से भी पूछ लो कि नौकरी करके खुश हैं जल में। हाँ देखो, वो नौकरी अलग चीज होगी, नौकरी से खुश हैं लोग। नहीं सर, फिर भी जैसे अभी वो महिलाओं के लिए भी बोले हैं तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। अरे एक तो भाई आप सुखवाद सर, नहीं सर दुखी नहीं है अभी तक। अरे छोड़ो, यहाँ पर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर क्या बात आई, यही बात निकल करके आई ना कि तुम दूसरों को खुश रखने बहुत कठिन काम है और खुद को खुश रखना बहुत ज्यादा आसान है। इतना आसान है कि दूसरों के लिए करना जहां छोड़े वहीं तुम खुश हो जाओ। जहां तुम दूसरे का टेंशन छोड़े वहीं सुखी हो जाओगे। यहाँ पर 99% लोग जानते हो क्यों दुखी हैं? दूसरे को खुशी करने के चक्कर में दुखी हैं, जबकि दूसरा कभी खुश नहीं होता है। कुछ दिन के लिए खुश होता है, कुछ दिन के लिए खुश होता है, फिर वो दुखी हो जाता है। लेकिन ये हेडोनिज्म नहीं है, सस्टेनेबल प्लेजर चाहिए। धारणीय खुशी दिखाओ, परमानेंट वो खुश नहीं हो सकता। तो इससे भैया है कि अपने आप को तुम परमानेंट खुश रखो, अगला आदमी भी अपने आप को खुश रखे। अपने को खुश रखना बहुत आसान है। सारे लोग हेडोनिज्म को अपना लेंगे तो सब अपने आप को खुश रखेंगे, सब खुश। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः तभी मिल पाएगा जब तुम अपनी खुशी के बारे में सोचोगे। दूसरा अपनी खुशी के बारे में सोच लेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा अपना रार खाने की जरूरत नहीं है। विधायक ना बनो, ज्यादा कहने का मतलब। ठीक है, हाँ अब बताओ। सर रामायण की एक चौपाई है, नहीं मानता ये हेडोनिज्म, नहीं मानता उसको। सुनिए, सुन तो लीजिए, कौन सी चौपाई है, मानता नहीं पहले। सीलवान नर होए दुखारी। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप पहले दुख होगा। सीलवान नर होए दुखारी, सीलवान नर होए दुखारी। हाँ तो सही कहा, ये वाली चौपाई ठीक है ना? बाकी पूरी रामायण ही हेडोनिज्म के विपरीत है। राम जिंदगी में हेडोनिज्म के विपरीत चले। एक को दिन इनके चेहरे पर स्माइल देखे और बताओ, ठीक है? प्रश्न चले इनके साथ। बचपन में गुरुजी पापा के साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाए, है ना? बड़े सिद्धांतवादी इंसान, दूसरे की खुशी देखने वाले, है ना? बचपन में गुरुजी ले गए वहां पढ़ाने, स्कूल में मौज तो आती नहीं है ना? पढ़ के आए, तुरंते पता चला कि अब इनको दूसरी जगह जाना है, ताड़का वध करने, मारी सुबाहुक मारने, है ना? विश्वामित्र के साथ वहां चले गए स्ट्रगल लाइफ में। वहां से लौट के आए, पता चला वनवास हो चुका है भैया। 14 साल स्ट्रगल लाइफ में, वहां जंगल जंगल भटक रहे हैं राजा साहब, है ना?
बीबी भी जो है छिन गई, वहां क्या कहते हैं सीता जी का अपहरण हो गया, है ना। भले वो नाटक रहा हो लेकिन टेंशन तो हुई ही लाइफ में, है ना। रावण से पंगा हो गया, युद्ध हुआ, पुल बना करके वहां फॉरेन गए, वीजा उजा बिना वीजा के, हैं, ये सब चीजें हुई। और उसके बाद वापस आए तो फिर क्या हुआ, फिर वो बीबी छोड़ के चली गई, छुड़वा दिए उसको, त्याग दिए। फिर भाई भी चला गया, पूरी जिंदगी कष्ट में बीती, है कि नहीं। वही रावण का क्या था, पूरी जिंदगी मौज में था, एक दिन वो क्या कहते हैं निपट दिया गया, कुछ दिनों का दुख था उसका बस। और मरने के बाद भी, और अंतिम में लड़ने गया था, एज पर रामायण मरने के बाद भी स्वर्ग मिला। हाँ, और अंतिम, और सुनो, अंतिम में लड़ने गया था जब सब मर गए थे, अपने पहले भाइयों को भेजा, है तू जा पहले मर गया, बच्चों को भेजा पहले। ये है हेडोनिज्म का सिद्धांत। हेडोनिज्म का पावर। हाँ ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, है ना। लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है इससे, है ना। साफ सफाई होती है, सैनिटेशन। आप कहोगे साफ सफाई कैसे होगी, प्रॉपर सैनिटेशन रहता है। जब डेवलपमेंट ही कर दिया सर तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, नीट एंड क्लीन रखना चाहता है ना। तो ये भी इसका फीचर है। शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल उठेगा, क्योंकि 3 कंपोनेंट हैं। नॉलेज भी तो एक कंपोनेंट है जी। वो 3 कंपोनेंट पकड़ोगे तभी तो ये सब मिलेगा। तीनों में से एक भी पकड़ लोगे तगड़े, तो बाकी के अपने 2 अपने आप क्या होते हैं, आ जाते, है ना। तीनों में से कोई एक भी पकड़ लोगे तो अभी आपके पास क्या है, आपके पास ना तो पैसा है कि आप पैसा लगा करके अमीर हो जाओ, ना तो आपके पास नेता बनने वाली शख्सियत है अभी कि आप नेता बन सकते हो कि बन सकते हो। हाँ, जनमत संग्रह नहीं है सर, इतने तगड़े नहीं हो ना। तो आपके पास कौन सा अस्त्र है अभी, ये ज्ञान, नॉलेज। तो इसी फोकस करो, चुपचाप पढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ तो अगला क्या हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5th पॉइंट इसमें लिखेंगे मेरिट्स में। इट इनहैंस द पर्सनल रिलेशंस, ठीक है, एंड इट इनहैंस द हॉबीज, ठीक है। व्यक्ति फिर क्या करता है, सुख कब सुखी रहता है, जब वो अपनी हॉबीज को फुलफिल करे। जो व्यक्ति अपनी हॉबीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो बहुत गरीब और बहुत दुखी आदमी है। जो व्यक्ति अरबपति है, करोड़पति है, लेकिन उसके पास 5 मिनट भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत अच्छा पेंटर था वो पेंटिंग बना सके, बहुत अच्छा सिंगर था गाना गा सके, बहुत अच्छा डांसर थी डांस कर सके, स्विमिंग करना उसे बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ मीटिंग पे मीटिंग कहाँ करे, जिंदगी घन चक्कर हो गई है, केवल पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है ना। तो मौज तो उसके लड़के करते हैं, वो नहीं कर पाता दादा, है ना। तो वो व्यक्ति बहुत गरीब आदमी है जो अपनी हॉबीज को फुलफिल ना कर पाए। इसलिए कल्टीवेशन ऑफ हॉबीज इज मस्ट फॉर द हैप्पीनेस। आप देखिए कि जब आप अपनी हॉबीज को फुलफिल करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। कभी सोच के देखो कि जब आप अभी मान लो बिजी हो गए, जब आप मान लो आपको बड़ा अच्छा लगता है पेंटिंग, और जब कभी आप कैनवास पकड़ते थे और कोई चित्र बनाते थे, कोई उसकी तारीफ करता था तो दिल पर कितना सुकून मिलता था। वो सुकून अभी क्या कहते हैं सहारागंज की बिरयानी खाने से नहीं मिलेगा, अभिषेक वर्मा, है ना। वो मजा तो क्या कहते हैं वहां रिवर फ्रंट पे भी नहीं आएगा यार। जो गाना गाते थे स्टेज पे खड़े होकर के और 10,000 लोग तालियां पीटते, है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर, आएगा। आएगा। अरे शरीर स्वस्थ हो जाता है सर, हो जाता है, तन मन आत्मा सब सुखी हो जाती है हॉबीज को पूरा करने के लिए, और तब व्यक्ति अपनी हॉबीज को भी बढ़ाएगा, उस पर ध्यान देगा, और इससे नए टैलेंट निकल करके आएंगे।
यानी कि क्या है, ये संस्कृति को भी बचा के रखेगा, है ना, ये आर्ट को भी प्रिजर्व करेगा। किसी व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट है और वो भूल गया तो भूल गया, लेकिन अगर देखा जाए कि किसी की मम्मी अच्छी डांसर है तो उसकी बिटिया भी डांसर निकलती है, वो देख देख के मम्मी को सीख जाती है। किसी की मम्मी बहुत अच्छी सिंगर है तो उसकी बिटिया भी गाने लगती है, उसका बेटा भी सीख जाता है। किसी के पापा और मम्मी एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं तो उसके बेटा भी कैसा हो जाता है, एक्टर या एक्ट्रेस हो जाता है। नेता का बेटा बचपन से नेतागिरी सीख जाता है। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ द टैलेंट। जी सर, लेकिन टीचर के बच्चे टीचर बहुत मुश्किल से बनते। टीचर बनना ही बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है पढ़ लिख करके टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन वो टीचर ही नहीं बन पाते। There is much difference between the master and the guru. ठीक है, becoming a master is easy thing, पर गुरु बनना बहुत मुश्किल है। गुरु बनना बहुत कठिन है। कोई की बात अपने दिमाग में समझ लेना आसान चीज है ना, लेकिन अपनी बात किसी के कुंड भेजे में ठूंस पाना कितना कठिन काम है, कभी मेरी आत्मा से पूछना। गलती बता दिया है वो, सही कह रहे। एक गीले पानी से गीले भूसे में आग लगाना कितना कठिन काम होता है ना। और मैं आग लगाता हूँ तब तक कुछ लोग उसी पानी डाल देते हैं, ये भी होता है। फिर दोबारा लगानी पड़ती है। इतनी तारीफ मत करो हमारी। और उसमें और मुझे फिर से आग लगानी पड़ती है, और किसी दिन खिसिया के फिर मैं पेट्रोल डाल देता हूँ, है ना। बहुत सही। फिर बम फूट जाता है वो। मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज माय हॉबी, आई एम कल्टिवेटिंग माय हॉबी। मैं मेहनत थोड़ी कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एंजॉयिंग, हाँ। और हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं तो ये और मजे की बात है ना। यही सार्थकता है, यही हेडोनिज्म कि हम भी खुश आप भी खुश, है कि नहीं। कोई दुख है क्या? इतनी ये थ्योरी बता दिए, आज मौज में हो। क्या बात है, क्या बात है, 10 बजा दिए। हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ पर बात आ गई हमारी हॉबीज का कल्टीवेशन होता है। और न्यू जनरेशन को क्या मिलता है, क्या मिलता है न्यू जनरेशन में, क्या की ट्रांसफर होती है? संस्कृति, टैलेंट, टैलेंट, आर्ट, है ना, कल्चर, है ना, ये सब चीजें भी ट्रांसफर होती। जैसे कल्चर कैसे ट्रांसफर हो गई भाई, एक चीज नहीं समझ। टैलेंट समझ में आया कि हमने अपने बेटे को मार्शल आर्ट सिखा दिया, है ना, हमने अपने बेटी को सिंगिंग सिखा दिया। टैलेंट समझ में आता है, आर्ट समझ में आती है, ये कल्चर नहीं समझ में आई बात कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। हेडोनिज्म से संस्कृति कैसे संरक्षित हो रही है? इफ वी कल्टिवेटिंग आवर हॉबीज, हाउ इट डायरेक्टली प्रिजर्व द कल्चर। ये सर सिंपल सी बात है कि अगर एक व्यक्ति नृत्य का शौकीन है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता कि वो केवल भांगड़ा ही करेगा। बिल्कुल, भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, है ना। नृत्य का शौकीन व्यक्ति सभी प्रकार के नृत्यों को निश्चित तौर पर, जो मेरा मतलब मानना है, देखेगा, सुनेगा। वही है नृत्य, वही है नृत्य, तो वही है ना। नागिन डांस नहीं करेगा वो। नागिन डांस थोड़ा ना है जी बिल्कुल सर। नागिन डांस तो शादी में होता है, वो बिना सीखे सिखाए सबको आता है, वो ऑटोमेटिक चलता है ना, वो ऑटोमेटिक अंदर से आता है बाय डिफॉल्ट। किसी के अंदर जो डांस, देखो शंकर जी ने सबसे पहले धरती पर डांस किया था, है ना, और फिर जितने नाग हैं
उनके अंदर डिफॉल्ट मोड में डांस फिट हो गया। ये सब वही नाग हैं इच्छाधारी जो शादियों में करते हैं, शादियों में इनका वास्तविक रूप प्रकट होता है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें देख लिया और संस्कृति भी प्रिजर्व होती है। आर्ट जैसे अभी हमने देखा था पीछे जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ बच्चे थे, कोई मधुबनी आर्ट बना करके बैठा हुआ था, कोई किसी में विद्वान था, कोई कथकली डांस करता था, कोई कुचिपुड़ी करता था, सब लोग भेजे भी दिखाए भी अपना कला। तो अब हमको पता चला कि यहाँ कितने कलाकार लोग हैं हमारे ग्रुप में, है ना। 2 लोगों का सर आरेख भी बनाया था। हाँ क्या बनाया था? 2 लोगों का मतलब आरेख भी बनाया था चेहरे का। कंपटीशन हो गया था ना सर। हाँ हाँ 2 लोग का कंपटीशन भी तगड़ा हो गया था, हाँ है ना। और गजब का शिव तांडव था भाई। तो ठीक है, यहाँ से हमने मेरिट पढ़ ली, डिमेरिट अब कल पढ़ेंगे क्योंकि आज हम लोग का समय जो है काफी हो गया, है ना। जी सर। सर गुड नाइट। जी सर। थैंक यू सर। लेकिन ये जो चीज सर हमने बाय बताया सर। है विचारणीय है, विचारणीय है, अप्लीकेबल है लाइफ के लिए अगर देखा जाए। यस सर। यस सर। जब दूसरी थियरी बताएंगे तो फिर दूसरी तरह बताएंगे। उनके भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट अप्लीकेबल होंगे ही सर। हाँ ठीक। थैंक यू सर।